अभी तक जितना भी मैकेनिक्स हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों, उनमें हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मासेस के बारे में बात करी है। या तो मैं पॉइंट मास बोलूँ या फिर मैं पार्टिकल मास बोलूँ। अर्थात कि जो बॉडीज़ मूव किया करती थी बच्चों, उनके साइजेस काफ़ी छोटे हुआ करते थे। भाई पॉइंट मास या पार्टिकल मास से मतलब मेरे ख्याल से आप लोग समझ सकते हैं कि अगर ऐसा कोई मास हो बच्चों जिसका साइज़ अब बहुत ही स्मॉल हो, अगर जिसका साइज़ बच्चों बहुत ही स्मॉल होगा तो उसे हम बोलेंगे पॉइंट मास। ऐसा हम लोग जैसे अगर मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन की बात करें, किसी प्रोटॉन की बात करें, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों उनके साइजेस बहुत छोटे होते हैं। लेकिन अगर मैं टेनिस बॉल की बात करूं, यदि मैं एक लेदर बॉल की बात करूं, या मैं एक फुटबॉल की बात करूं, या मैं ट्रेन के बारे में बात करूं, या बच्चों किसी हवाई जहाज के बारे में बात करूं, तो नेचुरल सी बात है उन्हें तो पॉइंट मास नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनके साइजेस तो काफ़ी बड़े होते हैं। लेकिन फिर भी अभी तक हम लोगों ने बच्चों उनको पॉइंट मास मानकर ही काम किया है। आप लोगों ने जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में काम किया, वर्क एनर्जी पावर में आप लोगों ने जो अभी तक काम किया बच्चों, उन सब में हम लोगों ने बड़ी बड़ी बॉडीज़ को भी पॉइंट मास माना था। एक्चुअली पॉइंट मास ऐसा तो इसी तरह से डिफाइंड होता है कि बच्चों एक ऐसा मास है जिसका साइज़ बहुत छोटा हो, जिसका आकार बहुत छोटा हो। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हो हर बार ज़रूरी नहीं है। कई बार साइजेस काफ़ी बड़े होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया बच्चों, एक ट्रेन के बारे में, एक रेलगाड़ी या एक हवाई जहाज़ के बारे में अगर हम बात करें, या इस पूरी अर्थ के बारे में, इस पूरी पृथ्वी के बारे में बात करें, इनफैक्ट अगर हमको अर्थ का भी मोशन स्टडी करने को आता है तो उसे हम पॉइंट मास ही मान लिया करते हैं। बेसिकली पॉइंट मास बच्चों जिस रीजियन में कोई मास मूव कर रहा है, अगर उस रीजियन के कंपैरिजन में बच्चों अगर उसका साइज बहुत छोटा हो, बहुत ही सूक्ष्म साइज हो बच्चों, तो उससे हम लोग पॉइंट मास नाम दे सकते हैं। अगर जैसे सपोज कीजिए कि मान लीजिए किसी ट्रेन की लेंथ है 1 किलोमीटर, फर्ज कीजिए ट्रेन की लेंथ है बच्चों 1 किलोमीटर और वो मूव कर रही है 1500 किलोमीटर के रीजन में, 1500 किलोमीटर के रीजन में। सो इन कंपैरिजन ऑफ दैट 1500 किलोमीटर, दैट 1 किलोमीटर कैन बी underestimated or you can say neglected. So I would say that train would be working like a point mass. मैं उस ट्रेन को एक पॉइंट मास मान सकता हूँ, क्योंकि उस जिस रीजन में वो मूव कर रही है उसकी तुलना में बच्चों उसका साइज बहुत छोटा है। एक बात इसी तरीके से जैसे मान लीजिए मैं अगर किसी हवाई जहाज के बारे में बात करूँ, समवट उसकी लेंथ है 50 मीटर, एक एग्जाम्पल के तौर पे 50 मीटर उसकी लेंथ है साहब, और वो मूव कर रही है थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर के रीजन में। तो इन कंपैरिजन ऑफ दैट डिस्टेंस द साइज ऑफ aeroplane can be neglected or you can say underestimated, so that can be considered as a point mass. So point mass is basically बच्चों जिसका साइज बहुत छोटा हो और जिस रीजन में, जिस पर्टिकुलर डायमेंशंस में वो मूव कर रहा है उसके कंपैरिजन में काफ़ी छोटा हो, तो उसे हम पॉइंट मास मान सकते हैं। लेकिन अब बच्चों हम लोग जो डील करने वाले हैं वो ऐसे मासेस होंगे जो कि पॉइंट मासेस नहीं होंगे, जो कि साइजेस जिनके बड़े होंगे, या मैं यूँ कहूँ कि नॉन पॉइंट मास। भाई हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली अभी नॉन पॉइंट मास। एज सच अभी तक हम लोग क्या करते हैं, पूरी की पूरी बॉडी को एक सिंपल पार्टिकल मान लिया करते हैं, एक सिंपल कण मान लिया करते हैं कि इतना बड़ा हवाई जहाज नहीं होते हुए वो छोटा सा पार्टिकल है, इतनी बड़ी ट्रेन ना होते हुए वो छोटा सा पार्टिकल है, भाई एक फुटबॉल बॉल इतनी बड़ी बॉल ना होते हुए वो एक छोटा सा पार्टिकल है। अभी तक हम लोग यही सपोज करते आ रहे हैं। लेकिन अब बच्चों अगर उसका साइज जैसा है हम उसको वैसा ही डील करेंगे, और उसी को वैसा का वैसा डील करने के दौरान ही बच्चों हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़नी होती है वो पढ़नी होती है बच्चों सेंटर ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान केंद्र, जिसे हम लोग एब्रेविएशन देते हैं CM से। सो हम लोग अभी बात करेंगे बच्चों सेंटर ऑफ मास के बारे में। कोई भी बॉडी हो बच्चों उसके लिए हमेशा एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर उसका सारा का सारा मास कॉन्संट्रेटेड माना जा सकता है। एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ पॉइंट, एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ पॉइंट बच्चों, जो जिस पर क्या होता है उस बॉडी के पूरे मास को आप कॉन्संट्रेटेड सम केंद्रित मान सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों मैं इस पेन के बारे में ही बात करूं तो इस पेन का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? मेरे ख्याल से आप सभी लोग समझ सकते होंगे कि हाँ साहब इसका ये सेंटर ऑफ मास है। आपने अगर बच्चों ये जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है, जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है, इसका जो ज्यामितीय केंद्र है बच्चों, वो उसका सेंटर ऑफ मास है। फॉर एग्जांपल मैं इस डस्टर के बारे में अगर बात करूं तो इस डस्टर का भी जो बच्चों सेंटर पॉइंट होगा, इसका जो मिड पॉइंट होगा, दैट वुड बी इट्स सेंटर ऑफ मास, इसका द्रव्यमान केंद्र होगा। सो बच्चों सेंटर ऑफ मास क्या बच्चों? दैट पॉइंट वेयर
whole mass of the body may assumed to be concentrated। ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पर concentrated हो ही सही। जैसे अगर मान लीजिए एक पार्टिकल है, अगर एक पार्टिकल है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसी पार्टिकल पर ही होगा। अगर वो वास्तविकता में एक पार्टिकल है, जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो उसका साइज बहुत छोटा होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन पर ही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। द होल मास वुड बी कॉन्सेंट्रेटेड ओवर देयर। बट इन केस ऑफ अ जाइंट बॉडी, अगर कोई बड़ी बॉडी है, या यूं कहूं मैं कि कोई नॉन पॉइंट मास है बच्चों, तो उस केस में क्या होगा, सारा का सारा जो मास है बच्चों वो उस जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा नहीं, बट दैट कैन बी अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। तो सेंटर ऑफ मास जो होता है बच्चों, इट इज अ पॉइंट of any for any body बच्चों where whole mass may be assumed to be concentrated, or in some cases it is actually concentrated। तो ये तो हो गई बच्चों द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा। और अगर हम कोई दो पार्टिकल्स ले बच्चों, सपोज कीजिए मैं दो पार्टिकल्स लेता हूं, एक पार्टिकल मैंने लिया, सपोज कीजिए पहली बात तो बच्चों दिस इज एक्स एक्सिस, ये सपोज कीजिए बच्चों ओरिजिन है, और यहाँ पर कोई पार्टिकल रखा हुआ है बच्चों m1 मास का, यहाँ पर कोई पार्टिकल रखा हुआ है बच्चों m2 मास का। देयर आर टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2। दो कण है बच्चों हमारे पास में, एक का मास m1 और एक का मास m2 है। और सपोज कीजिए बच्चों इसकी पोजीशन है x1 और इसकी पोजीशन है x2। भाई x एक्सिस पर इनकी जो पोजीशन है वो x1 और x2, अर्थात कि ये जो डिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रही है बच्चों, दिस डिस्टेंस इज x1 व्हाइल दिस डिस्टेंस इज x2। मैंने माना बच्चों कि ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की वो डिस्टेंस x1 है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बच्चों वो x2 है। अब सेंटर ऑफ मास जो होगा बच्चों वो कहाँ होगा, उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहाँ होगी, मतलब कि इन दोनों के मासेस को मैं कहाँ पर कॉन्संट्रेटेड मान सकता हूं, दैट व्हाट आई वांट टू सी। सो बच्चों इनका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इनके कहीं यहाँ बीच में आएगा। दिस इज द पॉइंट वेयर सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड, एंड लेट अस अज्यूम दैट इट्स पोजीशन, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज XCM। मैंने माना कि बच्चों जो द्रव्यमान केंद्र है उसकी स्थिति XCM है। सो XCM जो होगा बच्चों, दैट यू वुड सी वुड बी इक्वल्स टू m1 x1 plus m2 x2 over m1 plus m2। So this is the position of center of mass। ये द्रव्यमान केंद्र की बच्चों स्थिति आ गई, m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2। ये कैसे आई है ये भी मैं आपको बताऊंगा, बेफिक्री से थोड़ी देर आपको इंतजार करना पड़ेगा। कैसे आया है हम इस बारे में जरूर बात करेंगे, बट अभी हम यहाँ समझे बच्चों कि ये जो मासेस यहाँ रखे हुए थे, देयर वर टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 and m2 were kept on the x-axis having positions x1 and x2 where the whole mass of these two bodies can be assumed to be concentrated is the position given by this। इसकी पोजीशन जो बच्चों वो इस तरीके से कुछ आएगी, m1 x1 plus m2 x2 over m1 plus m2। एनीवेज, तो ये तो हो गई बच्चों दो पार्टिकल्स की बात, और इसी के ऊपर हम लोग चलिए पहले एक दो सम्स करते हैं, फिर हम धीरे धीरे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी साथ के साथ ही लर्न करते जाएंगे। तो उसमें सबसे पहले जरा हम एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं बच्चों में। यहाँ पर देखिएगा, ये मैंने मास लिया एक 2 kg का, और एक मास आपको दे रखा है बच्चों सपोज कीजिए 5 kg का, और आपको बोला है बच्चों इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों वो है 3.5 मीटर। The separation between these two bodies is given by 3.5 meter। You can say the two masses of 2 kg and 5 kg separated by distance 3.5 meter। Determine the position of center of mass। द्रव्यमान केंद्र की हमें स्थिति बतानी है, हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी बच्चों। तो हम लोग कैसे काम करते हैं जरा हम उस बारे में ट्राई कर लें। देखिए सबसे पहली बात बच्चों, मैं सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालना चाहता हूं, तो मैं एक काम करता हूं बच्चों, अगर मैं ये जो जिस लाइन पे ये रखे हुए हैं यदि मैं उसे सपोज कर लेता हूं एक्स एक्सिस, मैंने इसे सपोज कर लिया साहब एक्स एक्सिस। अब मैं अगर इसे बच्चों x बराबर 0 नाम दे दूं तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 3.5 मीटर। भाई यदि मैंने इसे x बराबर 0 सपोज कर लिया, लेट मी सपोज दैट द मास ऑफ 2 kg is kept at x equals to 0, then definitely this would be kept over x equals to 3.5 meter। अब
सेंटर ऑफ मास जो होगा बच्चों वो इन दोनों के बीच में आएगा, दैट वुड बी लोकेटेड समवेयर इन बिटवीन दीज टू, एंड आई वांट टू फाइंड आउट इट्स पोजीशन. सो हाउ आई कैन डू है मूव है बच्चों, आई वुड से दिस इज गिवन बाय m1 x1 प्लस m2 x2 ओवर m1 plus m2. This is the position of center of mass. Now you people see what is first mass. First mass is 2 kg, its position is 0, while another mass is 5 kg, which is whose position is 3.5 meter, and this is m1 plus m2. So hope you have got this. This is m1 x1 plus m2 x2 over m1 plus m2. And after solving this, I would see that this is equals to 2.5 meter. आप लोग इसको हल करके देखिए बच्चों, ये आपके पास में किसकी पोजीशन आएगी, ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आ जाएगी. सो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन आई बच्चों वो कितनी आई, क्योंकि ये 0 हो जाएगा और ये 3.5 से ये 7 2 टाइम्स आएगा, 2 से 5 को कैंसिल करेंगे 2.5 मीटर आएगा. सो दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. और ये जो डिस्टेंस आती है बच्चों ये कहाँ से आती है, नेचुरली ये पोजीशन जो आती है बच्चों ये आती है ओरिजिन से. भाई आप जो भी डिस्टेंसेस ले रहे हैं वो x इक्वल्स टू 0 के कंपैरिजन में ले रहे हैं ना. आप व्हाट एवर डिस्टेंसेस यू पीपल आर टेकिंग, दोज डिस्टेंसेस यू आर टेकिंग विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. तो ये जो पोजीशन आई है बच्चों ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आई है. कितनी आई है बच्चों, दिस इज 2.5 मीटर. अब ये जो 2.5 मीटर है मतलब हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो कहीं यहाँ आएगा और कितनी डिस्टेंस पर आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2.5 मीटर. 2.5 मीटर इतना कुछ आ जाएगा. नाउ इफ आई वांट टू डिटरमाइन इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस 5 kg, अगर मैं इस 5 kg के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन निकालना चाहूँ, इफ आई वांट टू फाइंड आउट इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू 5 kg, तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2.5 है. सो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी बच्चों दैट यू वुड सी इज इक्वल्स टू 3.5 माइनस 2.5 इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, 1 मीटर. भाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2.5 है तो यहाँ से यहाँ तक की जो पोजीशन आएगी बच्चों वो आएगी 1 मीटर. सो आई कैन से दैट सेंटर ऑफ मास is located at distance 2.5 meter from the 2 kg mass while 1 meter from the 5 kg mass. Hope you have got this. So अभी आपको सिंपली 2 मासेस दे रखे थे और आपसे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पूछी थी, तो मैंने कैसे प्रोसीड किया. होप आपको ये समझ में आया है. बिल्कुल सिंपल सी बात थी बच्चों. अब मैं इसी क्वेश्चन को एक दूसरे नज़रिए से करता हूँ. गौर कीजिएगा बच्चों, मैं यहाँ पर एक मास ले रहा हूँ 2 kg का, एक मास ले रहा हूँ बच्चों मैं 5 kg का, और मैं काम करता हूँ इस बार इससे 0 पे मानता हूँ बच्चों. लेट मी सपोज दिस इज x इक्वल्स टू 0. अगर ये x इक्वल्स टू 0 है बच्चों तो ये x इक्वल्स टू 3.5 मीटर होगा, बिकॉज आप जानते हैं बच्चों दोनों के बीच की जो दूरी है दैट वी हैव ऑलरेडी गिवन, हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है बच्चों, दैट इज 3.5 मीटर. सो इफ दिस इज x इक्वल्स टू 0 देन दिस वुड बी x इक्वल्स टू 3.5 मीटर. somebody may raise a question, sir, this is kept on the negative side of the x axis, so you must take not 3.5, you must take it is minus 3.5 because it is kept on the left hand side, and whatever distance we used to take on the right hand side of the origin are taken as positive, while in the reverse direction they are taken as negative. एग्जैक्टली ऐसा सोच सकते हैं. तो अगर ऐसा सोचते भी हैं बच्चों तो लीजिए साहब मैं इसके आगे एक माइनस भी लगाए देता हूँ. ऐसा उससे फर्क नहीं पड़ेगा माइनस या प्लस से, जस्ट वी वांट टू फाइंड आउट इट्स पोजीशन ओनली. बट स्टिल अगर किसी को कोई ऑब्लिगेशंस है, इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस है, तो मैं किसी को नाराज़ करना पसंद नहीं करता भैया. ये मेरी थोड़ा सा फितरत में है कि मैं जनरली कोशिश करता हूँ कि जितना अधिक से अधिक कोई मेरे से नाराज ना हो उतना बेहतर. एनीवेज, सो ये m1 x1 x2 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2. अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर पहला जो मास है दिस इज 2 kg और उसकी जो पोजीशन है बच्चों वो माइनस 3.5 है, और दूसरा मास बच्चों 5 kg उसकी पोजीशन 0 है, और अपॉन m1 प्लस m2 बच्चों दिस इज 2 प्लस 5. नाउ यू सॉल्व दिस वेरी आराम से सॉल्व कीजिए बच्चों. यू विल फाइंड ये जो पोजीशन आएगी बच्चों आप हल करके देखिए, ये पोजीशन आएगी -1 मीटर. -1 मीटर मतलब ये माइनस साइन इंडिकेट्स की जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आ रही है, जो द्रव्यमान केंद्र की परिस्थिति आ रही है बच्चों वो नेगेटिव साइड पर आ रही है, वो नेगेटिव साइड पर आ रही है. और 1 मीटर मतलब कितना बच्चों, ओरिजिन से 1 मीटर के डिस्टेंस पर. और गौर कीजिए, ये मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, ये जो पोजीशन आती है ये किसके रिस्पेक्ट में आती है, ये जो पोजीशन आती है बच्चों ये
ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आती है, मूल बिंदु के सापेक्षिक आती है। सो यहाँ ओरिजिन आपने किसको सपोज किया, यू हैव अज्यूम दिस ओरिजिन इज दिस पोजीशन, इस पोजीशन को आपने माना बच्चों, तो उससे 1 मीटर के डिस्टेंस पर, और माइनस साइन इंडिकेट्स कि वो लेफ्ट हैंड साइड पर है। सो अगर मैं इसके डायग्राम को वापस से रीप्लॉट करूं बच्चों, दिस इज 2 kg, दिस इज 5 kg, सेंटर ऑफ मास भाई यहाँ पर ये x इक्वल्स टू 0 था, सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ आ गया, इससे कितनी डिस्टेंस पर आ गया बच्चों, इससे 1 मीटर के डिस्टेंस पर आ गया। और अब अगर ये डिस्टेंस 1 मीटर है बच्चों, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, यू कैन कैलकुलेट द टोटल सेपरेशन बिटवीन दीज टू बॉडीज वाज 3.5 मीटर, subtracting 1 would give you 2.5 meter. So I would say the position of center of mass from 2 kg mass is 2.5 meter. सेंटर ऑफ मास जो आ रहा है बच्चों वो 2.5 मीटर के डिस्टेंस पर आ रहा है, और 5 kg से बच्चों वो 1 मीटर के डिस्टेंस पर आ रहा है। यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर 2 kg से कितने डिस्टेंस पर आया था बच्चों, 2.5 मीटर के डिस्टेंस पर, और 5 kg से कितना आया था बच्चों, 1 मीटर के डिस्टेंस पर। भाई पिछले केस में आपने इससे x इक्वल्स टू 0 पे माना, ये x इक्वल्स टू 3.5 पर हो गया, आपने वो फार्मूला लगाया, इतना कुछ आया, आपने 5 kg से डिस्टेंस निकाली, वो इतनी आई। और अब की बार देखिए, अगर आपने ये जो 5 kg का मास है भैया, इसको अगर ओरिजिन पर माना तो इससे 1 मीटर की डिस्टेंस आई और इससे 2.5 मीटर सेम आ रही है। पिछली बार भी 2 kg से 2.5 मीटर पे था और 5 kg से 1 मीटर की डिस्टेंस पर था, इस बार भी वही कहानी आ रही है। दोनों डायग्राम को आंखें गड़ा कर देखिएगा। अब एक काम करते हैं बच्चों, चलो हम इसमें थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये हमने 2 kg का मास लिया, ये हमने 2 kg का मास लिया, ये हमने 5 kg का मास लिया। एक काम करते हैं बच्चों, इस बार हम कुछ अलग करते हैं, इस बार ओरिजिन में इसको ले लेता हूँ। लेट मी टेक दिस इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0। अब ये मैंने मान लिया बच्चों x इक्वल्स टू 1 पर। अगर ये x इक्वल्स टू 1 पर मान लूँ तो नेचुरली ये 4.5 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भैया? क्योंकि देखिए अगर ये डिस्टेंस 1 है और ये डिस्टेंस 3.5 है, सो द टोटल सेपरेशन ऑफ दिस मास फ्रॉम ओरिजिन वुड बी 1 प्लस 3.5 दैट इज 4.5 आ जाएगा भैया। अभी यहाँ अगर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाली जाए, सो दैट वुड बी बच्चों m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। अब इसको इत्मीनान से आप सॉल्व करके देखिए बच्चों, डोंट बी इन हरी, आप आराम से इसको करके देखिए। ये हिसाब लीजिए, ये 2 है, ये 22.5 है अपॉन 7 है, दिस इज 24.5, 24.5 अपॉन 7, और इसको आप हल करके देखेंगे बच्चों, यू वुड फाइंड दिस इज एग्जैक्टली 3.5। एग्जैक्टली हल्का सा भी इधर उधर नहीं होगा, बिल्कुल यही का यही आएगा बच्चों 3.5। सो ये जो पोजीशन आई बच्चों सेंटर ऑफ मास की आई 3.5, एंड एज आई टोल्ड अर्लियर, मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ये जो पोजीशन आ रही है बच्चों ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आ रही है, अर्थात कि मूल बिंदु के सापेक्षिक आ रही है। ये जो पोजीशन आ रही है बच्चों ये किसके रिस्पेक्ट में आ रही है? ये पोजीशन आपके पास में ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आ रही है। तो अगर मैं डायग्राम को फिर से ड्रॉ करूं बच्चों, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये 2 kg है, दूसरी बात बच्चों ये 5 kg है, और ये आपका ओरिजिन था। यहाँ से कितनी डिस्टेंस बच्चों? ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आई। दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विच वी हैव ऑलरेडी फाउंड इज 3.5 मीटर। यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास आ रहा है बच्चों, और ये पोजीशन आ रही है 3 यहाँ से यहाँ तक के 3.5। अब उसमें से ये डिस्टेंस कितनी बच्चों? उसमें से ये डिस्टेंस है 1। अगर ये 1 है तो नेचुरली ये डिस्टेंस कितनी आएगी? ये डिस्टेंस आएगी बच्चों 3.5 माइनस 1 दैट इज 2.5। और ये जो पोजीशन आएगी बच्चों ये कितनी आएगी भाई? यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन कितनी थी? 3.5। उसमें से यहाँ तक की पोजीशन कितनी? 3.5 सॉरी 2.5। आई रिपीट बच्चों, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 3.5 थी, और यहाँ से यहाँ तक की जो पोजीशन है बच्चों वो आपने 2.5 निकाली, तो बाकी जो आएगी बच्चों वो 3.5 माइनस 1 माइनस 2.5 सॉरी एक सेकेंड, माइनस 2.5 हो जाएगा। माइनस 2.5 इज इक्वल टू कितना बच्चों? 1। आप बार बार एक बात नोटिस करेंगे, आप आराम से इन तीनों सॉल्यूशंस को देखें बच्चों। ये वाला सॉल्यूशन वो है जिसमें मैंने
ओरिजिन दोनों में से किसी भी मास को नहीं माना। वो वाले सॉल्यूशन में बच्चों मैंने ओरिजिन इसको माना था, इस वाले सॉल्यूशन में बच्चों मैंने ओरिजिन x 5 kg को माना था। आप बार बार एक बात नोटिस करेंगे बच्चों कि आपने ओरिजिन कहाँ माना, उसके हिसाब से सेंटर ऑफ मास यहाँ पर 2.5 मीटर पर आया, यहाँ पर बच्चों सेंटर ऑफ मास 3.5 मीटर पर आया, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास बच्चों -1 मीटर पर आया। वो पोजीशंस देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे यार अलग अलग पोजीशन आ रही है, लेकिन कुल मिलाकर बच्चों आप हर बार अगर एक बात नोटिस करें, एवरी टाइम यू पीपल कैन सी वन थिंग, क्या बच्चों कि जो सेंटर ऑफ मास आ रहा है, जो द्रव्यमान केंद्र आ रहा है, वो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बच्चों इन दोनों मासेस के रिस्पेक्ट में बच्चों सेम आ रही है। इस बार भी सेंटर ऑफ मास कहाँ आया, सेंटर ऑफ मास हर बार बच्चों, हर बार जो आ रहा है वो इस 2 kg से, वो इस 2 kg से कितने डिस्टेंस पर आ रहा है, वो 2 kg से आ रहा है बच्चों 2.5 मीटर, 2.5 मीटर आ रहा है, ये आपने भी निकाला 2.5, और 5 kg से बच्चों 1 मीटर हो रहा है। और इसी तरीके से बच्चों मैं अगर यहां पर देखूं इस वाले केस में, तो 5 kg से कितना है, 5 kg से बच्चों 1 मीटर आया, और 2 kg से बच्चों 2.5 मीटर आया। सेम थिंग यू कैन सी देयर। आप ऐसी ही बात वहां पर भी देखेंगे बच्चों, आपको जो सेंटर ऑफ मास मिल रहा है वो कहां पर मिल रहा है, आपको सेंटर ऑफ मास जो मिल रहा है बच्चों वो 2 kg से 2.5 पर मिल रहा है, और 1 kg से 5 kg से 1 मीटर के डिस्टेंस पर मिल रहा है। सो इस क्वेश्चन के माध्यम से बच्चों हमें 2 शिक्षा मिलती हैं। कौन कौन सी 2 शिक्षा मिलती है? पहली बात, इनफैक्ट 3 शिक्षा मिल रही है बच्चों। कौन सी? कि पहली बात, अगर मैंने कोई 2 पार्टिकल का सिस्टम लिया बच्चों, अगर मैंने कोई 2 पॉइंट्स या 2 पार्टिकल का सिस्टम लिया, तो सबसे अव्वल दर्जे की बात तो ये कि जो बच्चों उनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उनको मिलाने वाली लाइन पर ही होगा। दैट वुड बी लाइंग ओवर द लाइन जॉइनिंग देम। कोई भी हमारे पास में 2 बॉडीज है बच्चों, कोई भी 2 बॉडीज हैं हमारे पास में, तो उनका जो सेंटर ऑफ मास होगा बच्चों, जो उनका द्रव्यमान केंद्र होगा, वो निश्चित रूप से अवश्यम भावी रूप से बच्चों कहां पर लाई करेगा, दैट वुड बी लाइंग एट द लाइन जॉइनिंग देम। उन दोनों के लाइन जॉइनिंग पर होगा। एक बात। दूसरी बात बच्चों, वो जो होगा उसकी पोजीशन इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है। आप उन दोनों मासेस के कंपैरिजन में देखिए, तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है बच्चों, आपने ओरिजिन किसको माना, वेदर यू हैव अज्यूम दिस मास एज ओरिजिन, यू हैव अज्यूम दिस मास एज ओरिजिन, और यू हैव अज्यूम समथिंग एल्स एज ओरिजिन, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू दोज मासेस वुड रिमेन इंडिपेंडेंट। In every problem, in every of these 3 ways of solving this problem, you would see that, you are seeing that the center of mass is 2.5 meter away from this 2 kg mass, while 1 meter away from this 5 kg mass. और तीसरी बात, हम लोग एक बात और समझ सकते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए 2 मासेस हैं, एक मास 2 kg का और एक मास 5 kg का है। अभी जो सेंटर ऑफ मास आ रहा है बच्चों, आप देखिए उसकी इससे डिस्टेंस आ रही है 2.5 और इससे डिस्टेंस आ रही है 1 आ रही है बच्चों। इससे डिस्टेंस आ रही है 2.5 और इससे डिस्टेंस जो आ रही है बच्चों वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। मतलब आप एक बात नोटिस करेंगे बच्चों की जो सेंटर ऑफ मास है दैट इज क्लोजर टू द हैवियर मास। 5 kg से उसकी डिस्टेंस कम आ रही है और 2 kg से उसकी डिस्टेंस बच्चों ज्यादा आ रही है। सो सेंटर ऑफ मास इज क्लोजर टू द हैवियर मास, हैवियर मास के पास में होगा। ये हमेशा हमें कंठस्थ रखना बच्चों, स्मरण रखना है इस बारे में कि अगर मैं कोई 2 बॉडी, अभी मैं सिर्फ 2 बॉडीज का सिस्टम ले रहा हूं बच्चों, सो आई एम सर्टेनली श्योर कि 2 बॉडीज का अगर मैंने सिस्टम लिया है तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो अवश्यम भावी रूप से बच्चों जो दोनों में से जो हैवी बॉडी होगी उसके ज्यादा पास होगा। जैसे यहाँ पर 2 kg और 5 kg में ऑब्वियसली 5 kg की बॉडी हैवी थी, तो सेंटर ऑफ मास 5 kg के ज्यादा है पास आया और 2 kg से थोड़ा सा दूर आया। तो ये 3 बातें आपको हमेशा कंठस्थ रखनी बच्चों कि 2 बॉडीज का अगर सिस्टम लिया तो सेंटर ऑफ मास अवश्य भावी रूप से उनको मिलाने वाली लाइन पर लाई करेगा। दूसरी बात बच्चों, उसकी पोजीशन इज इंडिपेंडेंट, कि आपने ओरिजिन किसको माना है, आप ओरिजिन किसको मानेंगे उस हिसाब से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आएगी। कभी 2.5 आई, कभी 3.5 आई, कभी -1 आई, लेकिन उन मासेस के कंपैरिजन में बच्चों बात से जो है वो इंडिपेंडेंट है। मास से सेंटर मास पहले मास से जितनी डिस्टेंस पर है उतनी डिस्टेंस पर ही रहेगा, दूसरे से जितनी डिस्टेंस पर उतनी डिस्टेंस पर रहेगा ऑलवेज, और हमेशा बच्चों हैवियर बॉडी के क्लोज होगा। लेकिन हम यहाँ पर बड़ी सरलता पूर्वक प्रूव कर सकते हैं बच्चों की इफ बोथ द बॉडीज आर ऑफ सेम मासेस, अगर दोनों बॉडीज के बच्चों मासेस डिट्टो सेम है देन यू कैन नोट डाउन दैट सेंटर ऑफ मास वुड बी एग्जैक्टली द सेंटर
पॉइंट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दैम। अगर दोनों मासेस बच्चों बिल्कुल सेम हैं तो सेंटर ऑफ मास उनके ठीक मिड पॉइंट पर होगा, उनके ठीक मिड पॉइंट पर होगा बच्चों, ये अवश्यंभावी बात है। जैसे एक मास ये दूसरा मास ये, तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मिड पॉइंट पर होगा, दैट इज इट वुड बी इक्वली डिस्टेंट अवे फ्रॉम बोथ ऑफ दीज टू गिवन मासेस। वो दोनों मासेस से बच्चों समदूरस्थ होगा, समान दूरी पर होगा। सो ये कुछ बात है हम लोगों ने करी बच्चों। अभी हम लोगों ने यहाँ पर सिंपली दो पार्टिकल का सिस्टम लिया था बच्चों। वी हैड टेकन अ सिस्टम ऑफ टू मासेस। हम लोगों ने बच्चों दो मासेस का सिस्टम लिया। अब हम लोग अगर ज़्यादा मासेस का भी सिस्टम ले लें सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। सपोज कीजिए कि इफ़ देर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इफ़ देर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लेट मी टेक साहब, मैंने एक पार्टिकल ये लिया m1 मास का जिसकी पोजीशन है x1, दूसरा पार्टिकल m2 मास का जिसकी पोजीशन है x2, तीसरा पार्टिकल m3 मास का जिसकी पोजीशन है x3, और इसी तरीके से बच्चों ये मेरे पास में एक mn मास जिसकी पोजीशन है बच्चों xn। भाई मैंने पहला मास लिया m1 जिसकी पोजीशन x1, दूसरा मास m2 जिसकी पोजीशन x2, तीसरा मास जिसकी पोजीशन x3 और mn मास जिसकी पोजीशन कितनी बच्चों xn। तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन आएगी बच्चों, सपोज दिस इज योर ओरिजिन, सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन आएगी, दैट फार्मूला विच वी हैड सीन फॉर टू मासेस ओनली could be extended for n number of bodies. So here the position of center of mass would be m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 up to mn xn। ये लीजिए, और अपॉन में कितना आएगा बच्चों, अपॉन में आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। सो ये एक इम्पोर्टेंट बात है बच्चों। ये जो फार्मूला अभी आप लोगों ने कुल मिलाकर केवल मात्र दो पार्टिकल्स के लिए देखा था, वो आप n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के भी लगा सकते हो, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अप टू mn xn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 लाइकवाइज। सो बच्चों ये हमारे पास में था। अच्छा यहाँ पर भी एक बात है बच्चों, अभी आपने जितने भी पार्टिकल्स लिए, ऑफ कोर्स आपने दो पार्टिकल्स से बढ़ाकर n पार्टिकल्स तक का एक्सटेंशन कर दिया, लेकिन एक बात तो थी ना बच्चों कि सारे पार्टिकल्स जो थे दे वर केप्ट ऑन द सेम लाइन, वो सब सेम लाइन पर रखे थे। फर्ज कीजिए अगर वो सभी सेम लाइन पर ना हो तो व्हाट वी विल डू, अगर वो सारे के सारे पार्टिकल्स बच्चों सेम लाइन पर ना हो तो उस सिचुएशन में क्या होगा। भाई हो सकता है ना कोई एक पार्टिकल यहाँ रखा है तो कोई 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 यहाँ, दे कैन बी स्कैटर्ड इन दिस स्पेस, वो पूरी स्पेस में बिखरे हुए हो सकते हैं। सो उस स्थिति में क्या होगा बच्चों, सपोज कीजिए साहब ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम, दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। नेचुरली जेड एक्सिस बच्चों इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, आप संभवतः जानते हैं। अब पहला पार्टिकल है बच्चों जिसकी पोजीशन है m1, जिसका मास है m1, जिसकी पोजीशन है बच्चों सपोज कीजिए x1 y1 z1। भाई पहला पार्टिकल है जिसका मास कितना m1, और उसकी पोजीशन क्या बच्चों x1 y1 z1, मतलब उसके जो कोऑर्डिनेट्स है बच्चों स्पेस में कहीं यहाँ वो पार्टिकल रखा हुआ है। सपोज कीजिए दैट पार्टिकल इज केप्ट समवेयर हियर, उसकी पोजीशन क्या बच्चों x1 y1 z1, मतलब उसकी x एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है वो है x1, y एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है बच्चों वो y1, और z एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है बच्चों वो z1। ये तो मेरे ख्याल से आप लोग समझते हैं। लाइकवाइज आई एम टेकिंग अनदर पार्टिकल, लेट दैट पार्टिकल इज केप्ट ओवर हियर, हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन बाय m2 x2 y2 z2। This is another a particle बच्चों, let me suppose this is mn, m3 है बच्चों जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3 और z3। ये लीजिए साहब, और ये हमारे पास बन के मासेस आ गए, और इसी तरह से बिखरे पड़े हैं बच्चों n नंबर ऑफ पार्टिकल्स पड़े हुए। सपोज कीजिए ये एक पार्टिकल है बच्चों जिसका मास है mn, whose coordinates are given by xn, yn and zn। इस तरीके से हमारे पास भैया कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स रखे हुए हैं, और मुझे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है। तो सेंटर ऑफ मास की जो एक्स पोजीशन होगी बच्चों वो तो वैसे ही निकलेगी जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाली, दैट यू वुड सी वुड बी m1 x1 प्लस m2 x2। चलते जाइए, कहाँ तक चलते जाइए भैया, mn xn तक, और अपॉन में क्या बच्चों, अपॉन में
m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn। मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे भैया। तो ये आपके पास में सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट आया। इसी तरीके से सेंटर ऑफ मास का मैं अगर y कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ बच्चों, देन आई वुड सी दिस इज m1 y1 प्लस m2 y2। कब तक जाएंगे बच्चों? ऑब्वियसली nth नंबर के पार्टिकल तक। और डिनोमिनेटर में मैं m1 प्लस m2 अप टू कहाँ तक जाऊंगा भैया? mn तक। इसी तरीके से अगर मैं बच्चों अगर उसका z कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ, if I want to find out its z coordinate, then it would be m1 z1 plus m2 z2 up to mn zn upon m1 प्लस m2 अप टू mn। ये लीजिए साहब, अब आपके पास में ये x कोऑर्डिनेट आया, ये y कोऑर्डिनेट आया और ये z कोऑर्डिनेट आया। इसको बच्चों एक सिंपल फार्मूले में भी मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर हमारे पास में न्यूमरेटर में क्या होगा बच्चों? न्यूमरेटर में आई वुड से मैंने कोई ith नंबर का पार्टिकल लिया और उसकी x पोजीशन ली। बच्चों देखिए, जो मास लिया आपने उसी की पोजीशन ली। m1 मास लिया तो उसकी पोजीशन x1 थी, m2 मास लिया तो उसकी पोजीशन x2 थी, m3 मास तो उसकी पोजीशन x3 थी, mn मास था तो उसकी पोजीशन xn थी। तो एक काम करते हैं, न्यूमरेटर में आपने इन सब का समेशन कर दिया बच्चों। ये सिंबल जो है ये मेरे ख्याल से आप लोग जानते हैं बच्चों, दिस इज सिग्मा। सिग्मा जो कि एडिशन में यूज होता है, आप लोग मैथमेटिक्स पे स्टैटिक्स में करते हैं, जूनियर क्लासेस में भी मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ा। सो बच्चों ये आपने ith नंबर का पार्टिकल लिया तो ith नंबर के पार्टिकल की ही आपने पोजीशन ली। जैसे m1 x1 m2 x2 m3 x3 m4 x4 mn xn, और उन सब का सिग्मा सिग्नम करने का है मेरे को, उन सब का समेशन करने का है। और डिनोमिनेटर में बच्चों, डिनोमिनेटर में आई वुड सिंपली ऐड दीज मासेस। डिनोमिनेटर में मैं सभी मासेस को बच्चों जोड़ दूंगा। सो ये आपके पास में सेंटर ऑफ मास का बच्चों x कोऑर्डिनेट आ गया, दिस इज द x कोऑर्डिनेट। लाइकवाइज ये आपके पास में जो y कोऑर्डिनेट आया बच्चों, यहाँ पर आप देखें तो आपने जो मास लिया है उसी का y कोऑर्डिनेट भी लिया है। आपने अगर फर्स्ट मास लिया तो फर्स्ट मास का y कोऑर्डिनेट, सेकंड मास तो सेकंड का y कोऑर्डिनेट, थर्ड मास तो थर्ड का y कोऑर्डिनेट, और nth मास बच्चों तो nth का ही y कोऑर्डिनेट। और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे बच्चों? डिनोमिनेटर में हम उन सब मासेस को ऐड कर देंगे। बच्चों आप देखिए, पहले आपने m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 अप टू mn yn, और डिनोमिनेटर में बच्चों इन सभी मासेस का सम। सो ये सेंटर ऑफ मास का बच्चों y कोऑर्डिनेट आया। और इसी तरीके से यहाँ अगर आप नोटिस करें बच्चों, देन व्हाट यू फाइंड, दिस इज mn zn अपॉन क्या बच्चों? समेशन ऑफ mn। ये लीजिए समेशन ऑफ mn। भाई ये आपके पास में z कोऑर्डिनेट आ गया। आपने जो मास लिया बच्चों उसी का आपको y कोऑर्डिनेट लेना, उसी का z कोऑर्डिनेट लेना है। जैसे सॉरी, यहाँ पर मैं अगर ith मास लेता हूँ तो ith मास का ही z कोऑर्डिनेट लूंगा। भाई फर्स्ट मास के लिए फर्स्ट y z कोऑर्डिनेट, सेकंड मास के लिए सेकंड z कोऑर्डिनेट, थर्ड मास के लिए थर्ड z कोऑर्डिनेट, और nth मास के लिए nth z कोऑर्डिनेट। m1 z1 m2 z2 m3 z3 प्लस mn zn। सो बच्चों ये आपके पास में जो है सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अगर इफ देयर आर n नंबर ऑफ मासेस, अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ मासेस रखे हुए हैं बच्चों, तो हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे? भाई ये आपके पास में n नंबर ऑफ मासेस एक लाइन में रखे थे, अगर वो स्पेस में भी बिखेर दी जाए, कोई पार्टिकल यहाँ है तो कोई यहाँ है तो कोई यहाँ है तो कोई यहाँ है, इफ डिफरेंट अगर ये पार्टिकल्स बच्चों बिखरे पड़े हैं, स्पेस में रखे हुए, स्पैशियल अरेंजमेंट है, त्रिविमीय व्यवस्था है बच्चों उनकी, तो उस स्थिति में परिस्थिति में आपके समक्ष ये तीन सूत्र आएंगे। इन्हें कॉपी जरूर कर लीजिएगा, बड़े सिंपल से फॉर्मूले बच्चों। अब हम लोग एक काम करते हैं, इन पर कुछ सम्स कर लेते हैं, सिंपल जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। तो लीजिए साहब, आपको दे रखा है कि आपके पास में बच्चों इक्वल मासेस m है, इक्वल मासेस क्या है बच्चों आपके पास में m है, और उन्हें हम कहाँ कहाँ रखें साहब? उन्हें हम रखें, एक सेकेंड, हम चलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ बच्चों, ये नहीं दे रहा मैं आपको, आप प्रॉब्लम को लिखिएगा कि आपके पास में 2 kg का मास है बच्चों जिसकी पोजीशन है -103, और एक आपके पास में बच्चों 3 kg का मास है जिसकी पोजीशन है बच्चों 251,
और एक आपके पास में बच्चों 5 kg का मास है जिसकी पोजीशन है बच्चों -3 to -1। ये आपके पास में 3 मासेस हैं बच्चों। आप सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स बताइए। बिल्कुल मैंने प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक बड़ा छोटा सा सम दिया बच्चों, ट्राई टू गो अहेड, कोशिश कीजिए करने की। तो चलिए साहब, अब हम लोग जब इसमें करें तो क्या होगा, हमारे पास में 3 मासेस दे रखे हैं, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हमसे पूछे। तो बच्चों यहाँ पर चाहे तो आप वीडियो को थोड़ी देर, क्षणिक देर के लिए बच्चों पॉज करके खुद से एक बार करें। तो आप देखिए, जब पहला वाला मास लेंगे बच्चों, तो पहले वाले मास के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। दिस इज 2 kg, 2 kg का -1 m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन में भैया m1 प्लस m2 प्लस m3। सिंपल मैथमेटिक्स लगाने का बाबा, कोई टेंशन ज़्यादा पालने का नहीं है अपने को। इधर भैया m1 इंटू x1, m2 इंटू x2, m3 इंटू x3। भाई पहला कोऑर्डिनेट x होता है, दूसरा y होता है, तीसरा z होता है। अभी भैया इधर कितना आ रहा है, 3 दूना 6 होते हैं, आपको पता होगा। 6 में से 2 जाएंगे तो 4 आएंगे, और 4 में से फिर 15 जाएंगे बच्चों, तो कितना आएगा, -11, -11 अपॉन 2 3 5 5 10। So this is the x coordinate of the center of mass. Hope I have made correct calculation. बच्चों ये -17 में से 6 गए, -11 ही आएंगे। और अगर मैं कहीं कुछ कैलकुलेशन में बच्चों गलती कर दूं तो क्षमा प्रार्थी रहूंगा। अपना बड़ा भ्राता, ज्येष्ठ भ्राता मानते हुए मुझे माफ करें, मुझे क्षमा करें। मिच्छामी दुक्कड़म। भैया आगे आगे बढ़ता हूं मैं। अभी y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो y कोऑर्डिनेट जो होगा बच्चों, दैट वुड बी m1 y1, m1 इंटू y1 प्लस m2 इंटू y2 प्लस m3 इंटू y3 अपॉन 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 बच्चों m1 प्लस m2 प्लस m3। Simple. I repeat, m1 y1, m2 y2, m3 y3 upon m1 plus m2 plus m3. Now I solve this. So what I get बच्चों, 3 5 15 plus 10, आपने बचपन में सुना होगा बच्चों 25 होता है, and this is 25 over 10. Solving this will give you बच्चों 5 over 2. Hope I have made correct calculations. Let me go ahead बच्चों, now I want to find out z coordinate and how I can find out that z coordinate would be बच्चों m1 into z1, m2 into z2, m3 into z3 over m1 plus m2 plus m3, m1 into z1, m2 into z2, m3 into z3 अपॉन m1 plus m2 plus m3। और इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, 2 3 6 और 3 9 में से 5 जाएंगे तो 4/10 आ जाएगा। आई रिपीट, 2 3 6 प्लस 3 9, यस, -5 4 अपॉन 10। I would see this is 2/5. So what are its coordinates? The coordinates of that mass are -11 over 10, 5 over 2 and this is 2 over 5. So ये बच्चों आपके पास में द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक आ गए मेरे ख्याल से। तो मैंने सही कराया, अगर गलत करा हो बच्चों तो चला लीजिएगा, थोड़ा सा धक्का लीजिएगा। ये लीजिए साहब, हमने यहाँ पर किया बच्चों। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए। इक्वल मासेस हैं बच्चों, 10 इक्वल मासेस हैं। हाउ मेनी? 10 इक्वल मासेस। ये लीजिए साहब, और दे आर केप्ट ऑन एक्स एक्सिस, दे आर केप्ट ऑन एक्स एक्सिस बच्चों। पहला मास रखा है x इक्वल्स टू a पर, दूसरा रखा है x इक्वल्स टू 2a पर, तीसरा मास रखा है बच्चों x इक्वल्स टू 3a पर। चलिए बहुत सिंपल सी बात दे देता हूं मैं इस तरह से। ऑब्वियसली इस तरह से बच्चों, पहला मास रखा a पर, दूसरा 2a पर, तीसरा 3a पर। इक्वल मासेस रखे हुए हैं बच्चों। आप सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताइए। वीडियो को पॉज करके करिए बच्चों, बड़ा सिंपल क्वेश्चन दिया है मैंने। अभी देखिए सारे के सारे मासेस जो हैं बच्चों वो एक्स एक्सिस पर रखे हुए हैं। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है। तो मैं एक काम करूँ, पहले मैं इसे मिटा दूँ, थोड़ी जगह अच्छी मिल जाएगी एक्सप्लेन करने के लिए मुझको। या चलिए मैं ऊपर लिखे देता हूँ। ये लीजिए साहब, अभी मैं एक बार अगर इसका एक रफ डायग्राम बनाऊं तो मैं क्या पाता हूं बच्चों, दिस इज माय
एक्स एक्सिस, ये बच्चों मेरी एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये x इक्वल्स टू ए पर यहाँ पर कोई मास रखा हुआ है, फिर x इक्वल्स टू 2a पर कोई मास m रखा हुआ है, फिर x इक्वल्स टू बच्चों 3a पर कोई मास m रखा हुआ है। ये लीजिए, इस तरीके से आखिरी मास भी कहीं यहाँ रखा हुआ है, ये लीजिए यहाँ रखा हुआ है। अब मुझे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालना है तो बच्चों एक सिंपल लॉलीपॉप सा फार्मूला है मेरे पास पे, जो मुझे मास लेना है उसी की रिस्पेक्टिव पोजीशन लेना है और डिवाइड कर देना बच्चों उनके मासेस से। न्यूमरेटर में बच्चों MIXI, डिनोमिनेटर में बच्चों कितना MI, यही कुछ करना होता है मुझको। तो ये लीजिए साहब, ऐसा कुछ होगा। अब पहला वाला जो मास है बच्चों वो कितना है, M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3 इंटू x3 और आखिरी वाला जो मास है भैया, पहला M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 प्लस M4x4 अप टू आखिरी वाला जो मास होगा बच्चों, जरा खोपड़ी लगाइए, बहुत सिंपल सी बात है, बट मेरे प्यारे जो मेडिकल के भाई बहन हैं उनको थोड़ी सी समस्या आ जाती है, इसलिए मैं थोड़ा सा आराम से चलता हूं। देखिए, पहला मास A पर, दूसरा मास 2A पर, तीसरा मास 3A पर, चौथा मास 4A पर, तो nth मास भैया जो आखिरी मास होगा वो 10A पर होगा। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, बिल्कुल सिंपल सा बात है बच्चों। आई रिपीट, पहला मास है A पर यानी 1A पर, दूसरा मास 2A पर, तीसरा मास 3A पर, चौथा मास 4A पर, तो 10th मास 10A पर होगा। और डिनोमिनेटर में मैंने भाई मासेस का सम करना हैगा भाई। ये लीजिए साहब, अभी मैंने सिंपल समेशन करा बच्चों, M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 अप टू MNxn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 चलते जाएंगे और कहाँ तक करेंगे बच्चों, 10 तक। अब ये मैं मिटा दिया क्वेश्चन को। अभी क्या होगा बच्चों, ये देखिए न्यूमरेटर में अगर आप नोटिस करें बच्चों, यू कैन फाइंड वन थिंग दैट MA जो है बच्चों वो कॉमन आ रहा है, M into A, M into A, M into A, everywhere you can find, yes, and in denominator और उसमें से फिर बच्चों 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कितना 10। बच्चों पहले मैंने यहाँ से M into A कॉमन निकाल दिया, M into A कॉमन निकाल दिया, तो इधर बचेगा 1, इधर बचेगा 2, इधर बचेगा 3, उधर बचेगा 4, फिर बचेगा 10 बचेगा। और अपॉन में बच्चों हाउ मेनी टाइम्स यू हैव एडेड मास बच्चों, देवर हाउ मेनी मासेस, देवर 10 मासेस, सो आई वुड से दिस इज 10m। ये बच्चों आपके पास में 10m आएगा। अभी इसे मिटा दीजिए और m से m हो गए और ये कितना आ गया बच्चों, दिस इज A by 10। नाउ यू कैन सी बच्चों दिस इज एन AP, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू बच्चों 10, दिस इज एन AP। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन याद आ रही है भैया। हो सकता है कि मेरे जो जीव विज्ञान वनस्पति विज्ञान जो मेरे बॉटनी बॉजुलॉजी वाले छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाई बहन है भैया, उनको ये दिक्कत आ रही है कुछ, किसी को हो सकता है, ऐसा मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, बट दे आर फ्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने बायोलॉजी ये सोच के लिया है कि चलो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, पर अनफॉर्चुनेटली फिजिक्स तो पढ़ना पड़ेगा और फिजिक्स में मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। अब आप इसको अपना फॉर्चुनेट कीजिए अनफॉर्चुनेट कीजिए जो भाई कीजिए, पर पढ़ना तो पड़ेगा भैया अगर आपको आपका ड्रीम रोल चाहिए तो। एनीवेज, सो ये बच्चों एक AP है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट तो मेरे ख्याल से इतनी देर में सॉल्व कर चुके होंगे, बोल रहे होंगे सर पका रहे हैं, पर सर का काम है पकाना, कभी कुछ अच्छी चीज़ भी पकाते हैं, कभी कुछ खराब चीज़ भी पकाते हैं। अभी भैया मैं वैसे भी कुछ ज़्यादा बनाने में विश्वास नहीं करता और बना हुआ खाने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। एनीवेज, तो बच्चों यहाँ पर अब इन सबका सम करूँ मैं अगर, तो इन सबका सम क्या होगा, ये एक AP है। AP का सम मैं आपको याद दिला दूँ बच्चों, SS तो कई लोगों को ये भी दिख रहा होगा बच्चों, सीधी सीधी बात है, n नेचुरल नंबर्स का सम
हम लोग मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सम स्पेशल सीरीज के अंतर्गत पढ़ते हैं, समेशन ऑफ सम स्पेशल सीरीज। तो उसमें बच्चों 1+2+3 ये डायरेक्ट आपके पास में n नंबर्स का सम आ चुका है। अदरवाइज कोई हर्ज नहीं, अगर नहीं भी हो तो भी a/10। और इसका सम क्या होता है बच्चों? इसका सम होता है n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। मैं आपको याद दिलाऊं बच्चों, ये है a, फिर अगला है बच्चों a+d, फिर अगला है बच्चों a+2d। इस तरीके से ये एक AP की फॉर्म होती है और ये है लास्ट टर्म। तो इसका सम क्या होता है? इसका सम होता है बच्चों n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इज इट? ये भी होता है या फिर n/2 इंटू ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू d, ये भी होता है। आप जानते हैं बच्चों। सो n क्या? n stands for how many terms are there? How many terms are there? There are in total बच्चों 10 terms. There are how many terms? 10 terms. तो 10/2 first term plus last term. n/2 1 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब बच्चों क्या होगा? यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया एंड दिस वुड बी 5.5 है। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। दिस वुड बी द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ थिंग, बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों। हमारे पास में यहाँ पर n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करने का है। आपके पास में आपका रिलेटेड एक्सपेक्टेड आंसर आ जाएगा। तो ये था बच्चों। अभी मैंने इन मासेस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले हिसाब से रखा था, ऐसे ही मैं इनको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से भी रख सकता हूँ। एक क्वेश्चन कर लें? चलिए कर ही लेते हैं। वही का वही बच्चों, 10 इक्वल मासेस ले लीजिए, 10 इक्वल मासेस ले लीजिए बच्चों। और इनको रखिए कहाँ पर? इनको रखिए बच्चों आप x = a पर, फिर x = 2a पर, फिर x = 4a पर। इस तरह से you have kept these masses in this way. Find position of center of mass. द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बताइए। एक नहायत ही लुच्चा किस्म का क्वेश्चन दिया बच्चों, वीडियो को पॉज करके करिए। अभी कैसे करेंगे बच्चों हम लोग? पिछला क्वेश्चन तो आप लोग कर चुके होंगे मेरे ख्याल से, और ये भी कर चुके होंगे पॉज करके। भैया मैं तो थोड़ा सा लेट बोल रहा हूँ आपसे, है ना, क्योंकि मैंने बोला पॉज करके करिए, आपने कर भी लिया होगा ईमानदारी से। और जो नहीं कर रहे हैं भैया वो चीटिंग कर रहे हैं, जिसे हम बोला करते हैं चकवांटी कर रहे हैं। तो वो चकवांटी नहीं करने का, चेकुड़ नहीं बनने का है भैया। अभी देखिए, क्योंकि हमने हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पहले ही डिसाइड कर लिए कि भैया चकवांटी नको, चेकुड़पना नहीं करने का भैया, आपको ईमानदारी से अपना काम करना है। ये देखिए, पहला मास a पर, दूसरा मास 2a पर, तीसरा मास 4a पर, अगला मास जो आएगा भैया वो 8a पर आएगा। ये मास m है। उसका अगला जो मास आएगा बच्चों वो 16a पर आएगा, मास m है। ये तो आप अंदाबाजी बिठा सकते हो कि पहले ये था, फिर उसका दुगना, फिर उसका दुगना, फिर उसका दुगना, फिर उसका दुगना हो जाएगा इस तरह से। और अभी सेंटर ऑफ मास, अगर सम मासेस आर केप्ट अलोंग द सेम लाइन, देन दैट लाइन कैन बी अस्यूम्ड एज एक्स एक्सिस। और अब क्या होगा बच्चों? देखिए, हम वही घिसा फिटा सा फार्मूला लगाते हैं बच्चों। पहला वाला m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4, ये लीजिए साहब। और इस तरह से आखिरी वाला मास भी आपके पास में कुछ पोजीशन आई जाएगी। और डिनोमिनेटर में मेरे को क्या करने का है बाबा? डिनोमिनेटर में मेरे को सिंपली इन तमाम मासेस का अलजेब्रिक सम करने का है। इन सबका अलजेब्रिक, इन सबका बीज गणितीय योग मुझे करना है भैया। तो लीजिए साहब, अभी आप देखिए, फिर वही घिसी पिटी सी कहानी हमारे सामने आ रही है। हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे m इंटू ए कॉमन निकाल देंगे भाई। यहाँ पर भी m इंटू ए है, यहाँ पर भी m इंटू ए, यहाँ पर भी m इंटू ए, यहाँ पर भी m इंटू ए है, हर जगह पर m इंटू ए है भैया। तो m इंटू ए कॉमन निकाल लीजिए। अभी यहाँ पर बच्चों 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 16 आएगा। चलते जाइए, चलते जाइए। और डिनोमिनेटर में उन सभी मासेस का सम कर दीजिए। m इंटू ए कॉमन आ गया बच्चों। m इंटू ए कॉमन आ जाने के बाद यहाँ पर ये आएगा बच्चों 1, इधर आएगा बच्चों 2, इधर आएगा बच्चों 4, इधर आएगा बच्चों 8 एंड 16 एंड लाइकवाइज। अभी मैंने यहाँ पर m से m कैंसिल कर दिया, m से m कैंसिल कर दिया बच्चों। ये आ गया आपके पास में a/10 और
नाउ यू पीपल सी दिस इज अ जीपी बच्चों, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वो तो मैंने क्वेश्चन के शुरुआत में बोल दिया था कि चले जीपी पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसी से दिमाग में घंटी बज गई होगी। अदरवाइज जिनकी नहीं बजी होगी अब देखकर समझ में आ रहा होगा। मैंने 1 में 2 का मल्टीप्लाई करा 2 आया, फिर 2 का मल्टीप्लाई करा 4, फिर 2 का मल्टीप्लाई करा 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 एंड 1024 होता है रे। जानते हो ना? तो आप वही तो कर रहे हो यहाँ पर। अभी आपने भैया ये एक जीपी बन रही है, और एक जीपी की फॉर्म कैसी होती है बच्चों? ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब अप टू चलते जाइए। और भैया ये हो जाएगा ए आर की पावर n माइनस 1। तो इसका सम क्या होगा बच्चों? a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। होप आप ये जानते हैं n नंबर ऑफ टर्म्स अगर एक जीपी में मुझे मिल जाए, अगर मुझे बच्चों किसी जीपी में n टर्म्स मिल जाए तो उसका सम होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, वेयर r स्टैंड्स फॉर कॉमन रेशियो। आर को हम क्या बोला करते बच्चों? कॉमन रेशियो बोला करते, सर्वानुपात हिंदी में इसे बच्चों पुकारा जाता है। ए जो होता है बच्चों से फर्स्ट टर्म कहा जाता है, और एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्म्स। गौर कर लीजिएगा बच्चों, अगर नहीं पता हो तो मैं बता दे रहा हूं, वैसे मैं बार बार बताते रहता हूं और मैं बार बार यही कहता हुआ आ रहा हूं और कहता रहूंगा कि जब जब किसी प्रॉब्लम में बच्चों मैथमेटिकल कोई आइडेंटिटी का यूज होता है तो मेडिकल स्टूडेंट शुड बी मोर अवेयर, बिकॉज हम सोचें अगर बच्चों कि अरे यार ऐसा क्वेश्चन हमारी एग्जाम में नहीं आएगा तो वो और आता है। ये आप समझ के चलिएगा बच्चों, मेडिकल में कई बार ऐसे फिजिक्स में क्वेश्चन देखने को आते हैं जिनमें मैथमेटिकल फार्मूले या आइडेंटिटीज, हार्डकोर मैथमेटिकल आइडेंटिटीज लगती हैं, वो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए बच्चों। ए जो है बच्चों वो कहलाता है फर्स्ट टर्म, आर जो है बच्चों वो कहलाता है कॉमन रेशियो यानी कि सर्वानुपात, और एन जो है बच्चों दैट स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों। सो दिस इज a बाय 10। और यहां पर अगर हम देखें बच्चों तो इन सब का सम क्या होगा? यहां पर देखिए a क्या बच्चों 1 है और r क्या 2, जिसका बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हो बच्चों वो है r। आप एवरी टाइम यू आर मल्टीप्लाइंग बाय 2, हर बार आप 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करा, फिर 2 का मल्टीप्लाई करा, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, एंड लाइकवाइज। सो बच्चों इसका सम क्या होगा? इसका सम होगा a कितना बच्चों यहाँ पर 1 है, ए यहाँ पर 1 है, दिख रहा है आपको 1, फर्स्ट टर्म कितना दिख रहा है आपको 1 है, और आर क्या बच्चों जिसको आप बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसको मल्टीप्लाई कर रहे हो? आप बार बार बच्चों 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, और 2 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन कितना बच्चों 2 माइनस 1, यही कुछ आएगा। ए इंटू आर की पावर एन, आर कितना बच्चों 2 है भाई, आर वो जिसका आप बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप बार बार किसका मल्टीप्लाई कर रहे हो? एवरी टाइम यू आर मल्टीप्लाइंग बाय 2, 2 का मल्टीप्लाई करा, फिर 2 का, 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 फिर 2 का करते जाएंगे भैया। तो 2 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 सॉल्व करेंगे बच्चों, दिस इज ए इंटू 2 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन कितना 10। सो दिस इज द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। ये जो निकाय बनकर आपके पास में आपको जो दे रखा था बच्चों, इस पूरे सिस्टम की सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आ गई। ये बच्चों आपके पास में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आ गई। अब मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, तो बड़े सिंपल से हम लोगों ने करें बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ें थोड़ा सा, और अभी बच्चों हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास के बारे में जो भी काम करा वो कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से काम करा। वी वॉट एवर वी हैव मेड डिस्कशन सो फार, वो हम लोगों ने बच्चों वो पूरा कोऑर्डिनेट एक्सेस सिस्टम के हिसाब से काम करा। लेकिन अगर ऐसा ना हो बच्चों, सपोज कीजिए कि एक मास आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और बच्चों फर्ज कीजिए ये जेड एक्सिस है, और ऑब्वियसली ये ओरिजिन है। अब यहाँ पर बच्चों एक m1 मास दिया मैंने, m1 मास दिया जिसकी पोजीशन आपको दे रखी बच्चों r1 वेक्टर, r1 वेक्टर। r1 वेक्टर से मतलब क्या बच्चों? अगर मैं इसे ओरिजिन से ज्वाइन कर देता हूं तो इसकी पोजीशन जो आएगी बच्चों दैट यू वुड सी वुड बी r1 वेक्टर। लाइकवाइज बच्चों ये आपके पास में कोई मास है, मान लीजिए m2, जिसकी पोजीशन वेक्टर है बच्चों r2 वेक्टर। r2 वेक्टर से मतलब क्या? इससे यदि मैंने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया तो ये जो वेक्टर आपके समक्ष बनकर आया बच्चों ये r2 वेक्टर है। लाइकवाइज अगर आपके पास में यहाँ पर कोई मास है m3 और इधर कभी कोई पोजीशन क्या है बच्चों r3 वेक्टर,
भाई m1 जो m1 जो मास है बच्चों उसकी पोजीशन है r1 वेक्टर, m2 जो मास है बच्चों उसकी पोजीशन r2 वेक्टर, m3 जो मास है उसकी पोजीशन है r3 वेक्टर। और इस तरीके से चलते 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 हमारे पास में बच्चों ये कोई मास है जिसकी पोजीशन है, जो मास है बच्चों m1 जिसकी पोजीशन क्या है बच्चों rn वेक्टर। सो यहाँ पर इससे अगर हमने ज्वाइन कर दिया, ये हो गया कौन सा वेक्टर, rn वेक्टर। तो बच्चे जो सेंटर ऑफ मास जो आएगा भाई, देयर आर n नंबर ऑफ मासेस, देयर आर n नंबर ऑफ मासेस, m1 मास की पोजीशन है r1 वेक्टर, m2 मास की पोजीशन r2 वेक्टर, m3 मास की पोजीशन r3 वेक्टर और mn मास की पोजीशन बच्चों rn वेक्टर। तो जो सेंटर ऑफ मास बनकर आ रहा है बच्चों, जो द्रव्यमान केंद्र आपके समक्ष बनकर आ रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर जो होगा ना बच्चों, अब वो क्या होगा, उसका पोजीशन वेक्टर होगा बच्चों m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर एंड अप टू ऑब्वियसली mn rn वेक्टर अपॉन 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 ऑब्वियसली क्या होगा बच्चों m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू कहाँ तक बच्चों mn। भाई यहाँ पर हमारे पास में m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर अप टू mn rn वेक्टर और अपॉन में क्या बच्चों m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn, ये होगा कुछ आपके पास में। तो अगर मैं इससे सिंपली अगर एक फार्मूले का रूप छोटा सा फार्मूला बनाना चाहूँ, जैसा मैंने पिछले केसेस में करा वैसा ही मैं कुछ करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा बच्चों, न्यूमरेटर में मैं यहाँ पर लूँगा ith मास और यहाँ पर उसी मास का पोजीशन वेक्टर और डिनोमिनेटर में बच्चों इन मासेस का सम। सिंपल भाई, ये mi वेक्टर अपॉन में क्या बच्चों समेशन mi। होप बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, आपने जो मास लिया उसी का पोजीशन वेक्टर आपको लेना है। अब पहला मास तो पहले का पोजीशन वेक्टर, दूसरा मास तो दूसरे का पोजीशन वेक्टर, तीसरा मास तो तीसरे का पोजीशन वेक्टर, nth मास तो उसी का पोजीशन वेक्टर rn वेक्टर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में बच्चों सारे मासेस का आपको अलजेब्रिक सम करना है। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। होप आपको ये बात समझ में आई बच्चों। हम लोग इस पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जस्ट फार्मूले की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए बच्चों, और कोई बात नहीं। ये लीजिए, आपको बच्चों एक 2 kg का मास दे रखा है जिसकी पोजीशन दे रखी है बच्चों आपको -i कैप प्लस 2j कैप -3k कैप, ये लीजिए। और आपको बच्चों एक मास दे रखा है 4 kg का जिसकी पोजीशन है बच्चों 5i कैप -j कैप प्लस 7k कैप, ये लीजिए। और तीसरा मास है बच्चों आपके पास में 5 kg का जिसकी पोजीशन आपको दे रखी है 9i कैप प्लस 8k कैप। फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र की आप स्थिति सदिश बताइए बच्चों। वीडियो को क्षणिक देर के लिए पॉज करके खुद से कीजिए और जब आप इसको करेंगे तो क्या पाएंगे बच्चों, आपको सिंपल फार्मूला लगाना और कुछ नहीं करना। अब भैया m1 r1 वेक्टर और पहले वाले मास का पोजीशन वेक्टर क्या है, कुछ ये है, जस्ट फार्मूले की प्रैक्टिस है बच्चों। बाकी तो बहुत लुच्चा क्वेश्चन है ये, किसी किसी को करना भी शायद हो सकता है हास्यास्पद लगे कि अरे यार इसमें क्या है, बट फिर भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है। और तीसरा मास दे रखा है 5 kg का जिसका पोजीशन वेक्टर ये है, ये लीजिए साहब हमारे पास में -i प्लस 2j -3k सही लिखा है, 5i - j प्लस 7k ठीक लिखा भैया, यहाँ पर भी ठीक लिखा। अगर गलती कर दूं बच्चों तो फिर मैं वही घिसी पिटी सी बात करूँगा, सुन सुन के बोर हो गए होगे अब कि वही मैं आपका बड़ा भाई हूँ और आपको मुझे माफ़ करने का फ़र्ज करता हुए धर्म निभाना पड़ेगा और कोई चारा भी नहीं भैया आपके पास में। मेरे से अगर पढ़ना है तो ये सारी चीज़ें तो सेक्रीफाइसेस करने रखेंगे पड़ेंगे इतने। एनीवेज बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज -2i प्लस 4j -6k। यहाँ पर बच्चों 4 5 जा 20i -4j प्लस 4 7 जा 28k, 4 5 जा 20i 4 7j और ये 4 7 जा 28k और 5 9 जा 45i और 5 8 जा 40k कैप और अपॉन में कितना बच्चों 2 + 4 5 6 होते हैं, 6 + 5 11 होते हैं। ये तो आपने बचपन में पढ़ लिया था बच्चों। अभी साहब अब इनको सिंपली ऐड करना है, क्या करना है इसमें, कोई दम वाली बात तो ज़्यादा है नहीं बच्चों। यहाँ पर 20 + 45 मतलब होते हैं 65, 65 में से 2 जाएंगे बच्चों 63 आई कैप
और फिर जे के बारे में बात करें बच्चों तो ये 4J है और ये -4J है, तो ये तो भैया कैंसल हो रहे हैं और उधर जे है ही नहीं। चलिए ठीक, अच्छी बात बच्चों। इधर -6K प्लस 28K 22K और 22K में 40K जोड़ दोगे तो 40 में, एक सेकेंड, -6 प्लस 22 प्लस 40 कितना हो गया 62। सो दिस इज 62K, this is 62K over 11. So this is the position vector of center of mass. होप मैंने जो कुछ किया है वो सही किया, और अगर वही बात है बच्चों कि अगर मैंने सही नहीं भी किया हो तो भी आपको सही कर लेना है खुद से। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। अब हम आगे बढ़े। ये क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे ख्याल से कर लिया होगा, मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। नहीं करा हो तो बच्चों पॉज करके कर सकते हैं। ये लीजिए मेरा मिटाने की प्रक्रिया शुरू, और ये खत्म भी हो गई। अब बच्चों हमने ये तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाला। अभी तक हम लोगों ने जो तमाम जो काम करा बच्चों इसमें सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड, इसमें हमने सारे मासेस को बच्चों रेस्ट में माना था। टिल नाउ ऑल द मासेस, हमने जो भी थोड़े बहुत हल्के फुल्के से जो क्वेश्चन करे बच्चों, वो सभी केसेस ऐसे थे इन विच मासेस वर एज्यूम्ड टू बी एट रेस्ट, बट इफ दोज मासेस आर मूविंग, इफ दोज मासेस आर मूविंग, हो सकता है कि जैसे कुछ n मासेस का सिस्टम आपको दे रखा है, सम ऑफ देम आर मूविंग, सम ऑफ देम आर एट रेस्ट, बट अगर उनमें से कुछ भी मूविंग है बच्चों तो फिर उस केस में क्या होगा, हम यदि दोनों बाजू अगर हम डिफरेंशिएशन करें बच्चों, इफ आई डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यदि बच्चों मैं दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो ये पहला मास, इसका डिफरेंशिएशन होगा बच्चों ये, फिर दूसरा मास उसका डिफरेंशिएशन होगा बच्चों ये, और इसी तरीके से आपके पास में बच्चों ये mn मास और इसका पोजीशन का डिफरेंशिएशन होगा ये, और अपॉन में कितना m1 प्लस m2 प्लस 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 mn। ये लीजिए बच्चों ये m1 मास इसका डिफरेंशिएशन, m2 मास इसका डिफरेंशिएशन, mn मास इसका भी डिफरेंशिएशन। और आपको पता होगा बच्चों अगर आप पोजीशंस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास में वेलोसिटी आएगी। ऑब्वियसली आपके पास में बच्चों यदि आपने पोजीशंस को डिफरेंशिएट किया, इफ यू डिफरेंशिएट पोजीशंस, तो बच्चों आपके पास में वेलोसिटी आएगी। सो ये पहले वाले की वेलोसिटी आ गई, सॉरी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, पहले मास की पोजीशन को डिफरेंशिएट किया तो पहले की वेलोसिटी, दूसरे मास को डिफरेंशिएट किया तो दूसरे की वेलोसिटी, और इसी तरीके से बच्चों mn मास तो ये उसकी वेलोसिटी, और अपॉन में कितना बच्चों, ऑब्वियसली वैसे के वैसे मासेस। सो ये वो वाली सिचुएशन आ गई बच्चों जिसमें मासेस मूव कर रहे थे। इफ मासेस m1 m2 m3 अप टू mn आर मूविंग विथ वेलोसिटीज v1 v2 v3 वेक्टर अप टू vn वेक्टर्स, देन सेंटर ऑफ मास वुड बी मूविंग विथ दिस वेलोसिटी। द्रव्यमान केंद्र बच्चों इस वेग से गति किया हुआ करता हुआ आपको मिलेगा। और अब अगर बच्चों मैं इस दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं, इफ आई डिफरेंशिएट बोथ साइड्स दिस इक्वेशन, यदि बच्चों मैं ये जो इक्वेशन आपके समक्ष आ रही है इससे मैं डिफरेंशिएट करता हूं, ये लीजिए m1 और ये इससे मैंने ये किया बच्चों, ये अगला जो आपके पास में है बच्चों इसको भी डिफरेंशिएट किया, और इसी तरीके से बच्चों ये जो मास आपके पास में था इसकी वेलोसिटी को भी मैंने डिफरेंशिएट किया, और ये मैं मिटाने देता हूँ। ये लीजिए साहब, और डिनोमिनेटर में क्या बच्चों, और डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 अप टू mn, ये आ गया आपके पास। और ये देखिए बच्चों व्हाट इज दिस, दिस इज द एक्सीलरेशन। यू मस्ट बी नोइंग बच्चों वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सीलरेशन होता है, आपको पता होगा। सो बच्चों दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, व्हाइल दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ फर्स्ट बॉडी, दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ सेकंड बॉडी, एंड दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ nth बॉडी ओवर m1 प्लस m2 अप टू क्या बच्चों mn। ये लीजिए, तो ये हमारे पास में बच्चों सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन आ गया, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन आ गया, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई, और ये सेंटर ऑफ मास का बच्चों
आपके पास में पोजीशन आ गया। यहाँ पर भी हम वही घिसी पिटी सी बात कर सकते हैं। यदि हमें करना है बच्चों तो दिस इज एम आई इंटू कितना बच्चों, यहाँ पर वी आई वेक्टर और अपॉन में क्या बच्चों, समेशन ऑफ एम आई। ये कुछ हमने बात करी। इसी तरीके से यहाँ अगर हम देखें बच्चों तो दिस वुड बी सम, यहाँ पर आपके पास में जो आपने मास लिया उसी मास का आपको एक्सेलरेशन लेना है और डिनोमिनेटर में आप सभी मासेस का समेशन एडिशन योग कर देंगे। तो ये आपके पास में बच्चों सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया। कोई बहुत कठिन कॉम्प्लिकेटेड सी बात तो आपके लिए नहीं है। तो ये बच्चों हमारे पास में ये वाले फार्मूले कब यूज़ में आएंगे बच्चों, जब हमने मासेस को मूविंग माना है। तो सिंपल से वेलोसिटी वाले फार्मूले या कुछ आपको मासेस दे दिए, उनकी वेलोसिटी दे दी, एक्सेलरेशन दे दिए और आप निकाल लेंगे। इसी तरह के बन सकते हैं। मैं बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो मैं नहीं कराऊं तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल से। हम कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं इस पर बच्चों, तो हमारा फंडा भी थोड़ा सा और मॉडिफाइड हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों, 2 masses of 2 kg and 10 kg are at rest initially and are kept at some distance away. 2 masses 2 kg and 10 kg are kept at rest initially at some distance from each other. ये लिख लिया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों ने। अब लिखिएगा बच्चों, बिकॉज ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशन they start moving towards each other. Because of mutual gravitation they start moving towards each other. At a moment velocity of 2 kg is found as 12 meter per second. Velocity of 2 kg is found as 12 meter per second. Calculate velocity of center of mass at this instant. क्वेश्चन बच्चों आपने नहीं लिखा हो तो मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, हल्का सा क्वेश्चन वापस, छोटा सा है बिल्कुल। एक क्वेश्चन है बच्चों आपके जिसमें दे रखा है 2 मासेस, एक मास है 2 kg का, एक मास है बच्चों 10 kg का, कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। दोनों इनिशियली बच्चों रेस्ट में रखे हुए हैं और पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण के कारण वो एक दूसरे के निकट आना शुरू करते हैं, एक दूसरे की तरफ आना शुरू करते हैं और किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर जब इसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बतानी है। वीडियो को पॉज करके बच्चों आप करिए, बेहतर होगा। तो देखिए सबसे पहले बच्चों हो सकता है किसी किसी के जहन में एक बात आई हो कि सर हमको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है, सर हमारे लिए कोई बड़ा काम नहीं, हम एक झटके में निकाल के दे सकते हैं। पर सर आपने क्वेश्चन गलत बोला है। बोले क्या सर, आप 2 kg और 10 kg के मास है, ठीक है, आपने इसकी वेलोसिटी दे दी, आपने 10 kg की वेलोसिटी नहीं दी। आप 10 kg की वेलोसिटी दीजिए सर, मैं m1 v1 प्लस m2 v2 लगाऊंगा, आंसर ला दूंगा। भाई सर मुझे अब पहले वाले मास की वेलोसिटी पता है लेकिन दूसरे मास की वेलोसिटी पता नहीं है ना सर, तो मैं कैसे निकालूं? आप बताओ, अधूरा क्वेश्चन है। पर बच्चों अधूरा नहीं है, अगर जिनको ऐसा लग रहा, ऑब्वियसली बहुत से लोग कर चुके होंगे बट कुछ लोग नहीं भी करोगे, इट इज़ वाई। देखिए सबसे पहली बात तो ये बच्चों की ये 2 kg का मास ये रहा और 10 kg का मास ये रहा। ये 2 kg का मास और ये कौन सा मास बच्चों? 10 kg का मास है। कुछ डिस्टेंस पे रखे थे, एक दूसरे पर इनका प्यार उमड़ा, एक दूसरे पर प्यार उमड़ा और दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। भैया पहला मास भी दूसरे की तरफ जा रहा है और दूसरा मास भी बोल रहा है भैया मैं भी तेरी तरफ आ रहा हूँ। सो दोनों एक दूसरे को प्यार जता रहे हैं और एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। यही कुछ पिक्चर में है रहा बच्चों हमारे। अब हुआ क्या साहब, इनिशियली आप यहाँ पर देखिए, क्या यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? इज देयर एनी एक्सटर्नल फोर्स? किसी भी प्रकार का कोई बाह्य बल है? नहीं है। और जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है बच्चों तो हम लोगों ने इतना लॉलीपॉप सा फंडा पढ़ा बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। You remember that? If there is no external force, momentum remains conserved। भैया न्यूटन्स थर्ड लॉ भी के तमाम जितने भी उदाहरण थे वो सारे के सारे इसके भी उदाहरण थे। तो इस केस में मोमेंटम जो है बच्चों दैट वुड बी रिजर्व्ड एज अ कांस्टेंट, दैट वुड बी रिजर्व्ड एज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। वो कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगा, मतलब जितना मोमेंटम पहले उतना मोमेंटम बाद में। यहाँ देखिए कोई ये कब, when no external force is acting। अगर भैया कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो, हमेशा नहीं कि हमेशा ही हम बोलते साहब, कोई हमेशा ही हम बोलते हैं कि एक्सटर्नल मोमेंटम कंजर्व्ड है, ना ना भाई ना।
मोमेंटम कंजर्व रही क्या भाई शक्ति, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो रही। भाई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, और यहाँ अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ऐसा कुछ होगा। अब देखिए भाई यहाँ पर इनिशियली ये 2 kg का मास भी रेस्ट में था और 10 kg का मास भी रेस्ट में था। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है भैया, गिवन है। अब 2 kg का मास कुछ टाइम बाद 10 मीटर की स्पीड से चलता हुआ पाया गया। भाई जैसे जैसे पास आएगा प्यार और बढ़ता जाएगा और उनकी स्पीड बढ़ती जाएगी। At the moment when the speed of 2 kg mass is found as 10 meter per second, then let me assume that the speed of 5 kg is v2 at that particular moment। मैंने माना जिस क्षण विशेष पर 2 kg की स्पीड बच्चों 10 है, उस क्षण विशेष पर 5 kg की स्पीड v2 है। सो v2 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे बच्चों, यू विल फाइंड दिस इज -4 मीटर पर सेकेंड, एंड हियर माइनस साइन इज सिंपली इंडिकेटिव ऑफ द थिंग दैट इन व्हाट डायरेक्शन 2 kg इज मूविंग, 5 kg इज मूविंग इन द रिवर्स डायरेक्शन ऑफ दैट। एग्जैक्टली बच्चों 2 kg जिस डायरेक्शन में जा रहा है, 5 kg उसके परली साइड आ रहा है, उसके अपोजिट साइड आ रहा है। माइनस साइन इसी बात का द्योतक है, इसी बात को व्यक्त करता है शुद्ध हिंदी में अगर मैं कहूँ तो। एनीवेज बच्चों, अब पहला वाला मास कितना है 2 kg का, और 2 kg का मास की वेलोसिटी कितनी बच्चों 10 है, और 5 kg के मास की वेलोसिटी कितनी बच्चों, 5 kg के मास की वेलोसिटी कितनी बच्चों -4 है। 2 kg के मास की वेलोसिटी बच्चों 10, 5 kg के मास की वेलोसिटी बच्चों -4, और अपॉन में बच्चों 2 + 5, इसे हल कीजिए। इसे हल करेंगे बच्चों तो 2 × 10 = 20, 5 - 4 = -20। अरे भाई क्या आ रहा है, 20 - 20/7 कितना आ रहा है भैया, आ रहा है 0। सो बच्चों सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 आ रही है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी आ रही है बच्चों, 0 आ रही है। मैं एक बार फिर से समझाया दे रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन में बोल रखा था कि 2 kg का मास इतनी स्पीड से चल रहा है, दे वर इनिशियली एट रेस्ट, दोनों कुछ दूरी पर प्रारंभ में विरामावस्था में रखे थे, और कुछ टाइम बाद देखा मैंने कि 2 kg 10 kg दोनों म्यूचुअल ग्रेविटेशन के कारण एक दूसरे की तरफ आने लगे। जिस मूवमेंट पर 2 kg की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, उस मूवमेंट पर आपसे पूछा बच्चों सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या होगी। मैंने मान लिया साहब सेंटर ऑफ मास की स्पीड निकालने के लिए पहले मैंने यहाँ पर एक सिंपल सी बात देखी कि इसने इस पर और इसने इस पर, इन दोनों ने एक दूसरे पर बल लगाया, कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा, और जब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता बच्चों तो मोमेंटम कंजर्व रहता है। मोमेंटम को कंजर्व करा, इनिशियली दे बोथ वर एट रेस्ट, दोनों रेस्ट में थे भैया। तो 2 kg की स्पीड पे 0, 10 kg की स्पीड पे कितने आए 0 भाई। आगे अभी 2 kg का जो मास है बच्चों वो 10 की स्पीड से चल रहा है, 5 kg के मास की स्पीड मैंने v2 सपोज कर ली, v2 की वैल्यू आ गई बच्चों -4, अर्थात जिस डायरेक्शन में 2 जा रहा है 5 उसके अपोजिट जा रहा है, और ऐसा होगा भी सही। दोनों की वेलोसिटीज रखी बच्चों, बिकॉज मुझे इसकी वेलोसिटी चाहिए थी जो मुझे गिवन नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे गिवन थी, और वो कैसे गिवन थी, वो ऐसे गिवन थी, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी है बच्चों 0। अब इस क्वेश्चन को करवाया बच्चों मैंने, और मेरी जनरली आदत रहती है कि मैं बहुत हाईफाई के क्वेश्चंस कराऊं, उससे पहले हम कुछ हमारे लॉलीपॉप से फंडे बनाए, क्योंकि फंडे बन जाए बच्चों उसके बाद में कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो आप आसानी से हैंडल कर सकते हो। आपके पास में मूल होना चाहिए, उसका बेस होना चाहिए, वो प्रॉब्लम कहाँ से बनी। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम जब बनती है बच्चों तो वो 2 ही तरह से बन सकती है, या तो सिंपल फार्मूला लगा दिया जाए और बोल दिया जाए इसको फार्मूला कितने आते जरा वो चेक कर लें, बिकॉज ऑफ दैट इंटेंशन टीचर में फ्रेम अ प्रॉब्लम। अदरवाइज कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, क्या ये चीज़ जानता है, क्या ये चीज़, क्योंकि प्रॉब्लम बनना मतलब तयशुदा बात है बच्चों, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ फंडामेंटल इंप्लीमेंट हो रहा होगा। सो इस प्रॉब्लम का बेसिकली पर्पस क्या बच्चों आप देखिए, ऑब्वियसली पहले 2 kg भी रेस्ट में था और 5 kg भी रेस्ट में था, तो बच्चों सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी उस समय क्या आई थी जरा गौर करो। 2 kg का मास जो है बच्चों वो कहाँ पर, 2 kg के मास की वेलोसिटी कितनी थी बच्चों शुरुआत में बिल्कुल शुरुआत में जब दोनों रेस्ट में थे, जब शुरुआत में बच्चों जब दोनों मासेस रेस्ट में थे तो पहले वाले की वेलोसिटी इतनी और दूसरे वाले की वेलोसिटी इतनी अपॉन 2 + 5, जरा गौर कीजिए कितनी आई थी बच्चों 0 आई थी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो आई थी बच्चों वो कितनी आ गई थी, वो आ गई आपके समक्ष 0 0 0। कब, तब
जब दोनों मासेस रेस्ट में थे, और जब बाद में आपने मूविंग करता हुआ पाया उनको, तब आपने वेलोसिटी निकाली बच्चों, वो इतनी आई। और ये तो ऐसा नहीं कि साहब अभी 10 थी तब इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 आई। आप एक बात थोड़ा सा इसको अलग तरीके से सोचिए, ये तो आप लोगों ने मेरे ख्याल से कर लिया होगा। अब यहां एक बात आप समझिए बच्चों, किसी भी मूवमेंट पर हम मान लेते हैं, हमने अभी ये तो 10 के हिसाब से मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 आ गई। इसको जरा दूसरे तरीके से समझिए, अभी आप कितने भी मासेस ले लीजिए, अभी 2 मासेस है ना, यू टेक n नंबर ऑफ मासेस एंड लेट अस टेक अ केस इन विच ऑल द मासेस इनिशियली वर एट रेस्ट, m1 m2 m3, m1 यहां रखा है, m2 वहां रखा है, m3 वहां रखा है, m4 यहां रखा है, स्कैटर्ड रखे हैं, पूरे आकाश में बिखरे पड़े हैं और रेस्ट में रखे हैं। तो भाई इनिशियल मोमेंटम कितना, m1 इंटू जीरो, m1 इंटू जीरो प्लस m2 इंटू जीरो प्लस m3 इंटू जीरो अप टू चलते जाइए, ऑब्वियसली mn इंटू जीरो बराबर क्या बच्चों, m1 इंटू v1, m2 इंटू v2 एंड इसी तरीके से यहां पर बच्चों mn इंटू vn। ये कुछ पिक्चर आपके सामने आ गई। अब ये पिक्चर आपके सामने आ गई बच्चों। अब देखिए इससे आपने क्या पाया, ये तो इनिशियली सब 0 0 0 0 पूरा 0 हो गया, और राइट हैंड साइड पर बच्चों m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अप टू mn vn। सो यही कुछ आया। सो अब अगर बच्चों मैं ये वैल्यूज यहाँ पर रखूँ, मेरे पास जो वैल्यूज आई, तो मैं क्या पा रहा हूँ बच्चों, इससे मैं क्या पा रहा हूँ, ये न्यूमरेटर आपका देखिए, न्यूमरेटर क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, यही कुछ आया। और अपॉन में कितना बच्चों, m1 प्लस m2 अप टू mn, ये लीजिए साहब, 0 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। होप आया होगा समझ में। इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया, इक्वल्स टू 0 आ गया। सो व्हाट यू फाइंड हियर, यू फाइंड कि साहब देयर वर सम मासेस बच्चों जो कि शुरुआत में रेस्ट में थे, कुछ हमारे पास में ऐसे मासेस थे बच्चों जो कि पूरी तरह से रेस्ट में थे, विराम में थे और बाद में आपने क्या करा बच्चों, दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर बिकॉज ऑफ सम म्यूचुअल फोर्स, दैट फोर्स में बी ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट फोर्स में बी सम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और समथिंग एल्स, बट द थिंग इज दैट म्यूचुअल फोर्स, देयर इज नॉट एन एक्सटर्नल फोर्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस बच्चों, एक जो सिस्टम के अंदर ही लगते हैं, एक दूसरे पर लगा रहा, ए ने बी पे लगाया, बी ने ए पे लगाया, बट इफ यू आर अज्यूमिंग दैट ए एंड बी इज एज योर complete system, then what force is being applied by A on B and what force are applied by B on A are completely internal forces, and this law is applicable when there is no external force. Whatever internal forces are acting irrelevant. The thing is that there should not be any external force, and if there is no external force bachcho, you would see that the total momentum would remain conserved, the total momentum initially would remain equal to the total momentum finally. So here initially all the masses were at rest, finally all these masses are found to be moving with velocities v1 vector, v2 vector up to vn vector. So here I would find that this जो कि राइट हैंड साइड की क्वांटिटी और लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी बराबर, इसलिए आपने ये रख दिया। मतलब कुल मिलाकर मुझे जो सार मिल रहा है वो ये मिल रहा है बच्चों, अगर कुछ मासेस रेस्ट में रखे हैं, अगर कुछ मासेस बच्चों काहे में रखे हुए हैं, रेस्ट में रखे हुए हैं, तो और वो अगर म्यूचुअल फोर्स के कारण एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं बच्चों, तो सेंटर ऑफ मास जो है ना वो उनका रेस्ट में ही रहेगा। बच्चों सेंटर ऑफ मास की कई सारी प्रॉपर्टीज हम धीरे धीरे वन बाय वन हम एक एक देखते जाएंगे। मैं ये नहीं कि सारी प्रॉपर्टीज आपको एक साथ करा दूं, जनरली मेरी आदत होती है हम फंडा पढ़ते हैं, फंडे के हिसाब से हम क्वेश्चन बनाया करते हैं, या क्वेश्चन के माध्यम से फंडे बनाते हैं या फंडे के बाद हम क्वेश्चन करते हैं, दोनों बातें कर सकते हैं। सो ये जो बात है बच्चों, ये फंडा क्या कह रहा है आपको, अगर कुछ मासेस रेस्ट में हैं और वो एक दूसरे की तरफ म्यूचुअल फोर्स के कारण चलना शुरू कर दें, दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर बिकॉज ऑफ म्यूचुअल फोर्स, then what you find बच्चों, you find one thing, that center of mass will remain at rest. If some masses start moving, if some masses at rest initially start moving towards each other because of mutual force, the center of mass would still remain at rest. Those masses may be moving, वो masses move कर रहे हैं, पर उनका center of mass बच्चों रेस्ट में रहेगा, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा बच्चों। होप आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन के माध्यम से भी करा और इस तरीके से भी करा।
सो आई रिपीट बच्चों, हमने क्या बोला वो जरूर आपकी कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए. सम masses initially at rest start moving towards each other because of mutual force. The center of mass will still remain at rest. बट द थिंग इज दैट बच्चों, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए. एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए. इफ देयर इज सम एक्सटर्नल फोर्स बच्चों, सारा खेल खत्म हो जाएगा, सारा खेल खराब हो जाएगा. सो होप आपको ये बात समझ में आई है बच्चों. अब हम लोग एक काम करते हैं बच्चों, इस पर एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपका ये वाला जो फंडा है बच्चों वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा. चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ बच्चों. देयर आर two discs of same material. There are two discs of same material. अब पहले की रेडियस है बच्चों r और दूसरे की रेडियस है बच्चों 2r. सेम थिकनेस की सेम मटेरियल की दो डिस्क है, सेम मटेरियल की और सेम थिकनेस की बच्चों दो डिस्क है. पहले की रेडियस r दिख रही है, दूसरे की रेडियस आपको 2r दिख रही है बच्चों. दोनों के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों दैट यू कैन फाइंड, वो आपको दे रखी है बच्चों 10r. दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितने दे रखी है आपको 10r. They start moving towards each other because of mutual gravitation. They start moving towards each other because of mutual gravitation. Find distance traveled by larger disk. Find distance traveled by larger disk बिफोर द कोलिजन. जब ये टकराएंगे एक दूसरे से, उस टकराने से पहले लार्जर डिस्क ने कितनी डिस्टेंस चली बच्चों. क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को पॉज करके करिए. क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा. देयर आर टू डिस्क ऑफ सेम थिकनेस ऑफ सेम मटेरियल ऑफ रेडियस r एंड 2r आर केप्ट एट डिस्टेंस 10r. उनके सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस दे रखिए. आपसे बोला है बच्चों कि पहला वाला बड़े वाले मास ने टकराने से पहले कितनी डिस्टेंस चलनी है. हो जाइए शुरू. अब देखिए बच्चों, जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन को हम लोग 2-3 मेथड से कर सकते हैं. कोई एक मेथड हमारे पास में नहीं है, हम 2-3 मेथड से कर सकते हैं. बट अभी पहले एक काम करें बच्चों, हम लोग एक मान लेते हैं कि लेट अस सपोज मास डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क मटेरियल. ये जो डिस्क हैं बच्चों, इनके मटेरियल की जो डेंसिटी है वो कितनी मान ली मैंने. मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क मटेरियल इज सिग्मा. मैंने माना यूनिट एरिया का मास कितना बच्चों, सिग्मा. दे आर मेड ऑफ सेम मटेरियल. ऑब्वियसली इनके मासेस में कुछ डिफरेंसेस होंगे बच्चों. पहले का मास डिफरेंट होगा, दूसरे का मास डिफरेंट होगा, ये तो आप समझ सकते हैं. अब लेट अस सपोज मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क मटेरियल इज सिग्मा. पहले वाले का मास कितना माना मैंने बच्चों, सिग्मा. तो दूसरे मास पर यूनिट एरिया, जिस मटेरियल की वो बनी है, मैंने उनका मास मान लिया पर यूनिट एरिया कितना, सिग्मा. तो पहले वाले का मास क्या होगा बच्चों, पहले वाले का मास होगा मास पर यूनिट एरिया इनटू उसका एरिया. भाई यूनिट एरिया का मास इनटू एरिया विल गिव यू द मास. यूनिट एरिया का मास इनटू एरिया विल गिव यू द मास. भाई यूनिट एरिया का मास कितना, सिग्मा. और इस पहली वाली डिस्क का एरिया कितना बच्चों, पाई आर स्क्वायर. डिस्क का एरिया बच्चों पाई आर स्क्वायर, तो उसका जो मास होगा वो होगा सिग्मा इनटू पाई आर स्क्वायर. ये तो पहली डिस्क का मास आ गया बच्चों. और दूसरी डिस्क का जो मास होगा दैट वुड बी सिग्मा इनटू कितना बच्चों, पाई. इसका एरिया कितना बच्चों, 2r स्क्वायर. पहली वाली डिस्क का मास पर यूनिट एरिया बच्चों सिग्मा, उसका एरिया है पाई आर स्क्वायर. और दूसरी डिस्क का मास पर यूनिट एरिया बच्चों सिग्मा और उसका एरिया बच्चों कितना, पाई इंटू 2r होल स्क्वायर. अब क्योंकि उसका एरिया पाई 2r स्क्वायर होगा ना, इसीलिए. सो ये आपके पास में आ गया बच्चों कितना, दिस इज 4 सिग्मा पाई आर स्क्वायर. 4 सिग्मा पाई आर स्क्वायर. तो ये कुछ हमारे पास में इनके मासेस आ गए. भाई पहले वाले का मास या दूसरे वाले का मास या. वैसे अक्लमंद इंसान बड़ी जल्दी सोच सकता है भैया कि इसके कंपैरिजन में इसकी रेडियस ट्वाइस है, और रेडियस ट्वाइस है मतलब एरिया 4 टाइम्स होगा. रेडियस 2 गुनी है तो एरिया 4 गुना होगा, बिकॉज एरिया पाई आर स्क्वायर होता है. एंड इफ रेडियस इज डबल्ड ऑन स्क्वायरिंग दैट, 2 स्क्वायर विल गिव अस 4. सो आई कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली इफ मास ऑफ दिस डिस्क इज m, देन दिस वुड बी ऑफ 4m मास. दोनों
सेम मटेरियल की बनी है। अगर ऐसा होता ना कि उसका मटेरियल अलग होता तो फिर इनके मासेस में रिलेशन को एस्टेब्लिश करना विल बी बिट कॉम्प्लिकेटेड थिंग। हालांकि वो भी किया जा सकता था कि अगर इनके मटेरियल में दे रखा होता कि इनके मटेरियल की जो डेंसिटी था उनका रेशो क्या है, बट वो चूंकि नहीं गिवन है, हम उसको स्किप आउट करते हैं। अब दे आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, पहले के कंपैरिजन में दूसरे की रेडियस दुगनी है, और रेडियस अगर दुगनी है तो लाजमी है बच्चों एरिया 4 गुना होगा, और अगर एरिया 4 गुना है बच्चों तो मास भी 4 गुना हो जाएगा, बिकॉज मास अल्टीमेटली एरिया पर डिपेंड कर देगा, मटेरियल पर डिपेंड करेगा। मटेरियल बाई चांस दोनों के सेम है, एरिया 4 गुना होने के कारण मास 4 गुना हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका सिग्मा पाई आर स्क्वायर है, इसका 4 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, मतलब इसका मास m तो उसका मास 4m, अदरवाइज हम ऑलरेडी कैलकुलेट भी कर चुके हैं। अब एक काम करें बच्चों, मैं इससे अगर x इक्वल टू 0 पे मान लूं तो इसको x इक्वल टू बच्चों मैं 10r पे मानूंगा। भाई पहले वाले की पोजीशन अगर x इक्वल टू 0 है तो दूसरे वाले की पोजीशन 10r है। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या आएगी बच्चों, अभी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालते हैं। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बच्चों कितनी, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब m1 जो आया बच्चों, पहला वाला मास कितना है, अब पहला वाला मास है बच्चों सिग्मा पाई आर स्क्वायर, ये तो पहला वाला आ गया और उसकी पोजीशन 0, और दूसरा वाला जो मास है बच्चों वो है 4 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, और उसकी पोजीशन कितनी बच्चों 10r, उसकी पोजीशन है 10r, और अपॉन कितना बच्चों m1 प्लस m2, m1 है बच्चों सिग्मा पाई आर स्क्वायर, और ये कितना बच्चों 4 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। ये 5 टाइम्स हो जाएगा, 5 से ये 2 टाइम्स आएगा, 2 4 जा 8r आएगा मेरे ख्याल से। आई रिपीट बच्चों, ये सिग्मा पाई आर स्क्वायर तो ऊपर नीचे कॉमन निकाल के भैया ये तो कैंसिल हो रहा है, 1 प्लस 4 5 से 2 गया, 2 4 जा 8 आ गया, मतलब कुल मिलाकर बच्चों सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन आई वो 8r आई, वो 8r आई। 8r मतलब क्या, थोड़ा सा अगर आप खोपड़ी लगाएं तो भाई सेंटर से, यहाँ ओरिजिन से, सॉरी ओरिजिन से, बिकॉज ये जो डिस्टेंस आप निकालते हो बच्चों वो कहाँ से निकालते हो, ओरिजिन से, जिसको आपने ओरिजिन, मैंने आपको ये तो बिल्कुल शुरुआत में बता दिया कि आप किसी को भी मान लीजिए, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती। सो ये बच्चों जो है यहाँ पर आपके पास में क्या आ गया, इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो 8r, और 8r आप अगर गौर करें बच्चों, एक बात आप गौर करें अगर, तो 8r कहाँ आएगा, यहाँ से 8r, और थोड़ा सा खोपड़ी लगाइए बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक 10r डिस्टेंस है, और इसकी रेडियस 2r है, मतलब जो सेंटर ऑफ मास आ रहा है बच्चों वो इसकी सरकमफेरेंस पर आ रहा है, इसके सरकमफेरेंस पर आ रहा है। हालांकि इस बात का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, लेकिन मैं एक नया फंडा आपका बनाने जा रहा हूँ, एक नया फंडा आपका बनाने जा रहा हूं बच्चों। आप एक बात गौर करिए भाई, यहां से पहले वाले के सेंटर से दूसरे वाले के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 10r है, 10r है भाई, इसका सेंटर और इसका सेंटर 10r के डिस्टेंस पर है, और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अगर मैंने कैलकुलेशन सारा सही करा है, 4 10 जा 40 अपॉन 5 मतलब 8r, बिल्कुल सही करा बच्चों। तो सेंटर ऑफ मास जो आ रहा है बच्चों वो यहाँ से 8r के डिस्टेंस पर आ रहा है। अब आप समझिए ना, अगर ये डिस्टेंस 8r है और ये आपको मालूम है 2r है, तो हो गया अपने आप 10r, देखिए बिल्कुल आ रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास जो आ रहा है बच्चों वो इसकी पेरीफेरी पर, इसके सरकमफेरेंस पर आ रहा है। तो यहां मैं जो आपको बात बताना जा रहा हूं बच्चों, एक बात तो मैंने आपको पहले ही बताई है कि अगर आप दो सेम मास की बॉडीज लेते हो तो सेंटर ऑफ मास जो होता है बच्चों वो ठीक उनके सेंटर पर होता है, इट लाइज एग्जैक्टली एट देयर सेंटर, बट मिड पॉइंट पर होता है। लेकिन अगर बच्चों एक बॉडी छोटी है और एक बॉडी बड़ी है, अगर आप ऐसा केस लेते हैं तो सेंटर ऑफ मास जो होता है बच्चों वो हमेशा हैवियर बॉडी के क्लोज होता है, हैवियर बॉडी के क्लोज होता है, और आप इसको जितना ज़्यादा हैवी करते जाएंगे ये उसके उतने ज़्यादा क्लोज हो जाएगा बच्चों। जैसे ये छोटी बॉडी है और ये बड़ी बॉडी, अब आप कर देंगे तो यहाँ सेंटर ऑफ मास इसके और क्लोज हो गया, इसको आप छोटा रखेंगे, इसको आप बड़ा रखेंगे और बड़ा करेंगे तो सेंटर ऑफ मास इसके और क्लोज हो गया। और अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी कर देंगे बच्चों, ये छोटी है और ये बहुत ज़्यादा हैवी कर देंगे तो सेंटर ऑफ मास हो सकता है दूसरी बॉडी के अंदर पहुंच जाए, दूसरी बॉडी के अंदर पहुंच जाए। और अगर इसके कंपैरिजन में बच्चों अगर इसका मास इनफाइनाइट कर दें, इसके ये पहली वाली जो बॉडी है उसके कंपैरिजन में अगर दूसरी बॉडी का मास इनफाइनाइट हो, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू दिस फर्स्ट बॉडी, इफ सेकंड बॉडी इज इनफाइनाइटली हैवी देन सेंटर ऑफ मास क्या होगा मालूम, अगर बहुत बड़ा कर दिया आपने इसको तो इसका जो इस बॉडी का जो एक्चुअली सेंटर होगा वहीं पर उसका सेंटर ऑफ मास पहुंच जाएगा।
बहुत काम की बात बता रहा हूं बच्चों मैं आपको। वन थिंग यू सर्टेनली नो दैट, अगर दो बॉडीज थी बच्चों इक्वल मास की, तो सेंटर ऑफ मास उनके मिड पॉइंट पर होगा। बच्चा भी समझ सकता है इस बारे में, आप तो फिर भी माशाल्लाह बड़े हो गए। लेकिन अगर दोनों बॉडीज डिफरेंट मासेस की होती है, सेंटर ऑफ मास इज क्लोजर टू द हैवियर बॉडी। यहां पर हैवियर बॉडी के पास होगा, यहां पर देखिए हैवियर बॉडी के पास होगा, यहां पर देखिए हैवियर बॉडी के पास होगा। और दूसरी बॉडी को आप जितना ज्यादा हैवी करते जाएंगे ना, वो उसके उतनी पास सरकता जाएगा। और अगर आपने उसको इतना ज्यादा हैवी कर दिया कि वो अगर बहुत ज़्यादा हैवी कर दे, तो सेंटर ऑफ मास दूसरी बॉडी के अंदर पहुंच गया, देखिए। और अगर इसके कंपैरिजन में इसके मास के बारे में बात करी जाए बच्चों, तो ये जो है सेंटर ऑफ मास जो है वो यहीं पर आ जाएगा, सेंटर पर ही आ जाएगा। ये बहुत काम की बात है बच्चों। जैसे इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में न्यूक्लियस जो होता है बच्चों, वो बहुत भारी होता है। इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में जो एटम का न्यूक्लियस है, वो कोई भी एटम हो, वो हाइड्रोजन हो या यूरेनियम हो, इन कंपैरिजन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मास ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी लार्ज। सो अगर आप इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस बच्चों दोनों का अगर सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, तो वो न्यूक्लियस का जो सेंटर होगा ना, वही उसका सेंटर ऑफ मास होगा, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत हैवी है। आपने जब बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ा, तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व करे बच्चों, उसमें मैंने आपसे कहा भी था कि हम लोग जो है न्यूक्लियस को रेस्ट में मानकर चलते हैं। हम लोग ये तमाम तरह की जो थ्योरी पढ़ते हैं, उसमें न्यूक्लियस इज एज्यूम टू बी रेस्ट। एज सच अगर प्रैक्टिकली न्यूक्लियस भी मूविंग हो, इलेक्ट्रॉन भी मूविंग हो, दोनों मूविंग हो बच्चों, तो फिर वो हम बोलते हैं ना कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। आप बोलते हो कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है, आप इस तरह से कहते हो। या इवन आप लोगों ने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा है कि हाँ साहब, ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड सन। आप लोग जानते हैं, ऐसा जब भी ग्रेविटेशन अभी हम पढ़ेंगे, पर जूनियर क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो उसमें आप लोग क्या करते हैं बच्चों, आप सन को रेस्ट में मानते हो, और जो प्लैनेट्स हैं वो घूम रहे हैं उसके चारों ओर। ऐसे ही आप लोग बोलते हैं कि मून अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, तो आप मून को रेस्ट में मानते हो, और आप बोलते हो कि अर्थ को आप रेस्ट में मानते हो, और बोलते हो मून घूम रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली बच्चों, मून भी घूम रहा है, अर्थ भी घूम रहा है, सन भी घूम रही है, एंड थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हमें जितनी सरल सहज सुलभ नजर आती है, उतनी सरल सहज है नहीं, बिकॉज एवरी बॉडी इज मूविंग। और आप देखेंगे, अभी ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि जब दो बॉडीज घूमती हैं, तो वो अपने सेंटर ऑफ मास के इर्द गिर्द घूमती हैं। दे मूव whether in circular path, whether in elliptical path। आप कैपलर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन पढ़ चुके हो, और डिटेल में अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो अब वहां एक बात समझते हो बच्चों कि जितने भी हम ये सारी कहानी पढ़ते हैं, उसमें हम लोग क्या करा करते हैं, हम लोग जैसे न्यूक्लियस के चारों ओर आपने इलेक्ट्रॉन को घूमता हुआ पाया, सो यू सपोज दैट न्यूक्लियस इज एट रेस्ट, बिकॉज इन दैट इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में दिस न्यूक्लियस इज वेरी हैवी। बट इफ इट इज मूविंग, अगर ये हैवी नहीं हो, तो फिर ये दोनों मूव करेंगे, और ये दोनों मूव करेंगे बच्चों, ये दोनों जो होंगे ना, ये अपने सेंटर ऑफ मास के आसपास घूमेंगे। हम लोग ग्रेविटेशन में इस तरह के सम्स करेंगे, आपको डिटेल में फंडा क्लियर होगा। अभी मैं उसको स्किप आउट करता हूं, पर मैं जो आपको यहां पर बताने जा रहा हूं बच्चों, ये जो सारी मैंने कहानी बताई, इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, पर हम लोग बच्चों धीरे धीरे हमारे फंडामेंटल्स भी एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो ये एक बात है। अच्छा, एक बात तो आप समझ सकते हैं बच्चों कि ये जो बॉडी आपको जो दे रखी है बच्चों, इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा बच्चों, ऐसा ये पूरा एक स्फीयर था, लेकिन इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, वही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। अमूमन जो बॉडीज बच्चों वो यूनिफॉर्म शेप की होती हैं, यूनिफॉर्म, जैसे ये देखिए बिल्कुल सिलेंडर, तो इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा बच्चों, जैसे अगर ये मैंने एक सिलेंडर लिया, ये एक सिलेंडर लिया बच्चों, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पर आएगा। अगर मैं कोई एक रिंग लेता हूं, रिंग, वायर को मोड़ देते हैं, वो एक रिंग होती है, आपको पता होगा बच्चों, जिसे हुप भी कहा जाता है। सर्कुलर रिंग ले लीजिए या हुप ले लीजिए, इसका सेंटर ऑफ मास बच्चों इसके सेंटर पर आएगा। इसी तरीके से अगर आप मान लीजिए कोई डिस्क लेते हैं, तो इसका डिस्क का जो सेंटर होगा बच्चों, वो ज्योमेट्रिकल सेंटर ही उसका सेंटर ऑफ मास होगा, बशर्ते वो हर जगह एक जैसे मास का हो। मान लीजिए अभी जैसे ये डिस्क ही आपने ली, लेकिन डिस्क कहीं मोटी है कहीं पतली है। अगर मान लीजिए वो डिस्क ऐसी है बच्चों, जैसे ये एक सिलेंडर है आपके पास, एक क्यूबॉइड है, अब इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। इस क्यूबॉइड का या इस क्यूब का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा बच्चों, वही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ये लीजिए, वही इसका सेंटर ऑफ मास होगा बच्चों।
बट अगर आप मान लीजिए कोई हैवी बॉडी सॉरी मैं अगर कोई ऐसी बॉडी ले लें बच्चों जहां पर जैसे अभी ये इसकी थिकनेस हर जगह एक जैसी है, लेकिन इसमें भी इवन अगर आप देखें तो यहां आप देखिए इस पर्टिकुलर पोर्शन में आपको वुड दिखाई दे रही है, लेकिन यहां ये वुड है क्या? नहीं, यहां तो समवाट कुछ क्लॉथ है, कहीं कुछ क्लॉथ है। तो बच्चों फिर इसलिए क्या होगा, अब आप अगर इस पूरे को एक क्यूबॉइड माने तो फिर इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वो इसका सेंटर ऑफ मास नहीं होगा, वो इसका सेंटर ऑफ मास नहीं होगा। अगर मैं केवल वुड को काउंट करूं, सिर्फ वुड को काउंट करूं, तो वुड वाले पोर्शन का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। अगर हर जगह मटेरियल बिल्कुल एक जैसा है, एक जैसी थिकनेस है तो, लेकिन अगर बच्चों अगर वो अलग अलग मटेरियल है, जैसे यहाँ मटेरियल अलग है, यहाँ मटेरियल अलग है, इनफैक्ट इसके ऊपर हो सकता है अगर कोई मैं मेटालिक स्लैब रख देता, मेटालिक स्लैब इसके ऊपर लगा देता तो फिर कुछ और बात हो जाती है। ये सब बारों में हम लोग बात करेंगे। बट अगर कोई यूनिफॉर्म शेप की बॉडी है, रेगुलर शेप की बॉडी है, जैसे कोई अगर मान लीजिए कोई ट्राइंगल है आपके पास में, तो ट्राइंगल में जो उसका जो सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड समझते होंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। मीडियन क्या होती है बच्चों? आपने उसके किसी भी एक वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन किया तो वो कहलाती है बच्चों मीडियन, मध्यिका। बच्चों ये एक ट्राइंगल है आपके पास, ये एक ट्राइंगल है, तो ये इसकी मीडियन है, ये इसकी मीडियन है, ये इसकी मीडियन है, और जहां ये कट करते हैं उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जी से, जिसे हम बोला करते हैं सेंट्रॉइड, intersection point of the medians. And what is meant by median? A median is the line joining any vertex with the opposite midpoint of the opposite side. So बच्चों ये आपके पास में जो है किसी भी रेगुलर ज्योमेट्री की बॉडी है बच्चों आपके पास में, तो फिर उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर, उसके ज्यामिति केंद्र पर होगा। लेकिन अगर वो नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है तो फिर कुछ अलग होगा, और वो क्या होगा उन बारे में हम बात करेंगे। ऐसा नहीं है, अभी तो हमने जस्ट बिगिनिंग करी है बच्चों, बट मेरे ख्याल से ये बातें आपको लिख लेना चाहिए। अब मैं वापस से इस क्वेश्चन पर आता हूँ। होप आपने ये सारी बातें लिख ली होंगी बच्चों कि हैवियर बॉडी के क्लोज होता है, और जितनी हैवी होगी उसके उतना ज़्यादा क्लोज होगा, और अगर बहुत ज़्यादा हैवी कर दिया तो जो दूसरी बॉडी होगी बच्चों उसका सेंटर, उस बॉडी का खुद का जो सेंटर ऑफ मास होगा वही पूरे सिस्टम का भी सेंटर ऑफ मास बन जाएगा। ये लीजिए साहब, अब मैं इसे मिटारे दे रहा हूँ और हम आगे बढ़ें। अब इस क्वेश्चन पर वापस से आते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पर दो डिस्क आपको दे रखी थी बच्चों जो कि सेम मटेरियल की थी, आपने उनके मासेस में रिलेशन निकालकर आपने सेंटर ऑफ मास में पोजीशन निकाल दी। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या आ गई? अब दोनों में प्यार उमड़ा, दोनों में प्यार उमड़ा कि भैया मैं तुम्हें चाहता हूं और तुम मुझे चाहती हो। दोनों एक दूसरे के पास जा रहे हैं। अब जब पास जा रहे हैं बच्चों तो फिर उस केस में क्या होगा? दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर बिकॉज ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशन। एंड इज देयर एनी एक्सटर्नल फोर्स? नो, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। अब बच्चों मैं इस को कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है यहाँ पर। अब पहला वाला मास यहाँ पर आ गया बच्चों, दूसरा वाला मास यहाँ पर आ गया। भाई पहला वाला मास भी अपनी जगह से चला, भाई दोनों चल रहे थे। ये लीजिए साहब, पहला वाला मास चल के यहाँ आ गया, दूसरा वाला मास यहाँ। भाई जब कोलाइड करेंगे तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन आएगी ना, आएगी कि नहीं आएगी? भाई अगर जब कोलाइड करेंगी तो सिचुएशन कुछ ऐसी ही आएगी। एज यू कैन सी, टकराएंगे तो ऐसी सिचुएशन आएगी, टकरा गए, बस सीधी बात। अब ये बच्चों आपके पास में ओरिजिन, ये ओरिजिन ये अपनी जगह पे रहा, और पहला वाला मास सपोज कीजिए बच्चों, पहला वाला मास पोजीशन पर आ गया x1। अब अगर पहला वाला मास x1 पोजीशन पर आ गया तो दूसरा वाला जो मास होगा बच्चों उसकी पोजीशन क्या होगी? जरा ध्यान दीजिए। भाई पहला वाला मास यहाँ से उठ के यहाँ पर पहुंचा तो पहले वाले मास की पोजीशन हो गई x1, तो दूसरे वाले मास की जो पोजीशन होगी बच्चों वो x1 प्लस 3r, x1 प्लस 3r होगी। आई रिपीट बच्चों, पहला वाला मास ऑब्वियसली ज्यादा, दोनों बढ़ रहे हैं, पहला भी जा रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, दोनों जा रहे हैं। अभी पहला मास यहाँ पर आ गया, दूसरा मास ऐसा आ गया। अब भैया पहले वाले मास की पोजीशन हो गई x1, तो दूसरे वाले मास की पोजीशन क्या होगी? भाई ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस आपको पता है बच्चों, दिस डिस्टेंस इज r एंड दिस डिस्टेंस इज 2r। सो कुल मिलाकर इसके कंपेरिजन में इसकी डिस्टेंस होगी बच्चों कितनी? x1 प्लस 3r, x1 प्लस 3r। अगर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आया तो मेरे पास में दूसरा भी तरीका बच्चों, यहां से यहां तक की पोजीशन r और यहां से यहां तक की पोजीशन 2r, तो ये हो गया बच्चों कितना? ये लीजिए x2 पोजीशन कितनी आ गई बच्चों? x1 प्लस 3r, x1 प्लस 3r।
तो ये हो गया साहब। अब क्या करूंगा भैया मैं यहाँ पर, अब देखिए मैं जो है कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई, अब मैं सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालता हूं। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी बच्चों? सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होगी भैया, पहला वाला मास कितना, पहला वाला मास जो है वो है सिग्मा पाई आर स्क्वायर और उसकी पोजीशन है बच्चों x1, और दूसरा वाला जो मास है बच्चों उसका मास है 4 सिग्मा पाई आर स्क्वायर और उसकी पोजीशन है बच्चों x1 प्लस 3r, और अपॉन में कितना बच्चों, सिग्मा पाई आर स्क्वायर प्लस 4 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। भाई पहला वाला मास कितना, m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। अभी मेरे पास में भैया सिग्मा पाई आर स्क्वायर ऊपर से, सिग्मा पाई आर स्क्वायर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो जाने के बाद बच्चों ये आएगा कितना, दिस इज x1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ x1 प्लस 3r और अपॉन में कितना बच्चों 5। ये कितना है आपके पास x1 और ये 4 टाइम्स ऑफ x1 प्लस 3r है और अपॉन में कितना बच्चों 5। अब सेंटर ऑफ मास क्या है बच्चों, देखिए मैंने क्या बताया, बिकॉज सिंस दे आर मूविंग बिकॉज ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशन, चूंकि बच्चों वो परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण आ रहे हैं और वो परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण आ रहे हैं, इसलिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बच्चों वही की वही रहेगी। सेंटर ऑफ मास विल स्टिल रिमेन at rest. Initially they were at rest. Initially they were at rest. So what is there any external force? No. So the total momentum would remain conserved and the total momentum initially was 0. So final momentum would also remain 0. And because of that reason center of mass की velocity 0 आएगी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिराइव करके बताया बच्चों। अब उस कारण से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जहां पर थी वैसी की वैसी ही रहेगी। 5 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, अभी 5 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 40r और ये हो जाएगा बच्चों x1 प्लस 4x1 और 4 3 बच्चों 12r, 4 3 12r। सो कुल मिलाकर यहाँ पर देखें बच्चों तो इस 12r को इधर ले आइए, तो दिस वुड बी 40r माइनस 12r इज इक्वल टू बच्चों 5x1। सो x1 की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी, x1 की वैल्यू आ गई 28/5r दैट इज 5.6r। होप मैंने सही करा है बच्चों, 40 में से 12 जाते हैं 28 बचते हैं 5.6r। सो ये तो 5.6r किसकी पोजीशन आई बच्चों, पहले वाले की। पहला वाला मास यहाँ पर था अभी यहाँ पर है। सो ये जो पोजीशन आ गई बच्चों ये आ गई 5.6r, ये आ गई 5.6r। अब दूसरे वाले मास की पोजीशन निकालिए, तो दूसरे वाले मास की पोजीशन कितनी होगी बच्चों, वो होगी x2 बराबर कितना 5.6r प्लस 3r दैट इज 8.6r। अब दूसरा वाला मास जो है बच्चों उसकी पोजीशन आ गई 8.6r और हमसे पूछा है लार्जर डिस्क ने कितना चला। तो लार्जर डिस्क में कितना चला बच्चों, पहले वो कहां पर था, पहले वो यहां पर था, ये देखिए पहले उसकी पोजीशन यहां पर थी, अब उसकी पोजीशन है इतनी, तो बाकी कितना चल लिया, वो ऑब्वियसली इतना चल लिया बच्चों 10r माइनस 8.6r। सॉल्विंग दिस आई वुड से दिस इज 1.5r। आई रिपीट, भाई पहले आपने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाली m1 x1 प्लस m2 x2 से 8r आ गई। अब दोनों अब परस्पर प्यार के कारण, म्यूचुअल ग्रेविटेशन के कारण एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं बच्चों, और एक दूसरे की तरफ जाने के चक्कर में अब पहला वाला मास उठ के इधर जाएगा, दूसरा वाला मास उठ के इधर आएगा, कोलाइड करेंगे, ऐसी कोई सिचुएशन आएगी। अब सपोज कीजिए इसकी पोजीशन जिस समय वो टकराए x1 हो गई, तो उसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी बच्चों r प्लस ये कितना, ये r है सॉरी x1 है, ये r है और ये 2r है, तो कुल मिलाकर x1 प्लस 3r ये होगा। अब आपने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का नया फार्मूला लगाया बच्चों, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें मैंने एक काम ये करा कि मैंने ओरिजिन को वहीं के वहीं रखा, दूसरी सिचुएशन में भी जहां पर पहले था। अब आपने अब सेंटर ऑफ मास तो बच्चों रहेगा रेस्ट में, क्योंकि दोनों मासेस जो है वो म्यूचुअल फोर्स के कारण चल रहे हैं, और म्यूचुअल फोर्स के कारण जब चलते हैं बच्चों तो एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है, और एक्सटर्नल फोर्स अगर एब्सेंट है तो मोमेंटम कंजर्व्ड। और शुरुआत में चूंकि सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था इसलिए बाद में भी रेस्ट में था रहेगा, मतलब जहां था वहीं रहेगा। पहले 8r पर था उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, अभी भी वहीं पर रहेगा। तो आपने वही लगाया बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये आ गया। सो पहला वाला अगर मुझसे पूछते कि स्मॉलर डिस्क ने कितना चला, तो दैट वाज अ सिंपल थिंग फॉर मी। भाई स्मॉलर पहले स्मॉलर डिस्क बच्चों ओ पर 0 पर थी, अब 5.6r पे पहुंच गई। छोटी वाली डिस्क पहले 0 पर थी, अब 5.6r पे पहुंच गई, मतलब छोटी वाली डिस्क ने 5.6r चला, ये आया।
5.6 आर चला, लेकिन मुझसे बड़ी वाले डिस्क ने पूछा है कि उसने कितना चला। सो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बच्चों डायग्राम से दिख रही है 5.6 आर, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों 5.6 प्लस आर प्लस 2 आर मतलब 8.6 आर। और पहले बड़ा वाले का सेंटर बच्चों यहाँ पर 10 आर पे था। भाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी 10 आर थी, 10 आर थी। और उसमें से ये 8.6 आर चला गया, तो बाकी कितना बचेगा बच्चों, बाकी 10 आर में से 8.6 आर जाएगा 1.4 आर, मतलब लार्जर डिस्क ने कितना चल लिया बच्चों 1.4 आर। सो ये हमारे पास में बच्चों जो है सेंटर ऑफ मास से के बारे में हम लोगों ने देखा कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो जो टोटल मोमेंटम बच्चों वो आपका जो सेंटर ऑफ मास है बच्चों वो रेस्ट में रहेगा। अभी इस पर हमको काफ़ी कुछ करना है, पर मेरे ख्याल से अभी तक आपने जितना पढ़ा एक बार इसको रिवाइज कीजिए, फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।